हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं, जो कि 18 से 25 सितंबर 2021 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं सभी को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। और साथ ही साथ हम लोग स्टैटिक जीके को भी देखने वाले हैं। तो आज का सेशन सभी वनडे एग्जामों के लिए, जहां पर भी स्टैटिक जीके के साथ में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, वहां पर ये सेशन अति महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने में आ चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने अपने एक रिपोर्ट को बंद कर दिया गया है, जिसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये रिपोर्ट कितने मापदंडों के आधार पर जारी की जाती है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10 आधारों पे। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन का बोलने का मतलब ये है कि वर्ल्ड बैंक ने अपने एक रिपोर्ट को बंद कर दिया है, जिसका नाम क्या था दोस्तों? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, ये रिपोर्ट अब जो है नहीं आएगा। तो ये कितने मापदंडों पे जो है ये आधार पर जारी किया जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है 10 आधारों पे यहाँ पे जारी किया जाता था। और यहाँ पे इसको शुरुआत कब से किया गया था दोस्तों? तो इसका शुरुआत जो है 2003 से इसका शुरुआत किया गया था। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया जाना शुरू था, वो 2003 से इसका जारी करता शुरू किया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे भारत के दो शहरों में, कौन कौन सा शहरों में दोस्तों? कि मुंबई में और दिल्ली में इसकी गणना की जाती थी। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता क्या है दोस्तों? तो किसी भी शहर में किसी भी बिजनेस को लगाना कितना आसान है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि अब नहीं आएगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। वर्ल्ड बैंक ने इन कारणों से इसको क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। तो यहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं दोस्तों कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वर्ल्ड बैंक जो है इसको जारी करता था, जो कि अब जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं आएगा। तो इसका कारण क्या था दोस्तों? कि जून 2020 में मालूम चला था कि डेटा अनियमितताएं है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ऐसा बोलना था दोस्तों कि जो यहाँ पे जो वर्कर हैं, जो डेटा अनियमितताओं के बारे में यहाँ पे जानकारी देते थे, और इनके द्वारा जो डेटा जो यहाँ पे जारी किया जाता था इनके वर्कर के द्वारा, तो इनका वर्कर यहाँ पे डेटा को सही से डेटा जारी नहीं करते थे। तो जिसके कारण से जून 2020 में जो है डेटा अनियमितता का पता चला था, और उसके बाद से जो अब जो है 2021 सितंबर से जो इसको लागू करना बंद कर दिया गया था। ठीक है। तो चलिए, अब आपके सवाल में, क्वेश्चन में जरूर ये पूछेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि 2020 में कारोबारी सुगमता रिपोर्ट भारत ने 14 स्थान छलांग लगाकर 63वां स्थान हासिल किया था। जबकि भारत ने 5 वर्षों 2014 से लेकर 19 के बीच में अपने टॉप रैंकिंग में 79 स्थान पे सुधार किया था। यानी कि 2020 में जो है हम लोग का कितना रैंकिंग था? 63वां यहाँ पे रैंकिंग था। ठीक है दोस्तों। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि भारत का जो नवीनतम स्थान था दोस्तों, वो कितना था? 63वां स्थान। किसमें? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जुड़वा बहने किन दो अंतरराष्ट्रीय संस्थान को कहा जाता है? तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, और वर्ल्ड बैंक। ठीक है। तो दोनों को यहाँ पे क्या बोला जाता है? जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। और वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1944 ईस्वी में, वर्ल्ड बैंक का जो यहाँ पे स्थापना किया गया था। और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय हो जाएगा वो USA। ठीक है। और ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत जो है इसका स्थापना यहाँ पे किया गया था। इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देते हैं। स्पेशल ड्राफ्टिंग राइट जो SDR है, मुद्रा, यानी कि आप यहाँ पे वर्ल्ड बैंक में जो यहाँ पे मुद्रा देख सकते हैं दोस्तों, तो वो आपका किस में शामिल है? डॉलर में शामिल है, पौंड में शामिल है, येन में शामिल है, यूरो में शामिल है, और युआन में यहाँ पे शामिल है। ठीक है। चलिए, मानव विकास सूचकांक के आधार से तीन, देखिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है
वहां पे क्या किया था दोस्तों कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वहां पे 10 आधारों को आधार मान के वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जारी करता था रिपोर्ट को, कि किसी भी राज्य में, किसी भी देश का राज्य में कितना बिजनेस करना आसान है। लेकिन यहाँ पे मानव विकास सूचकांक, ठीक है, उसका आधार कितना है दोस्तों, 3 आधार से वो अपना रिपोर्ट को जारी करता है, जैसे कि साक्षरता दर, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय और उसके बाद जीवन प्रत्याशा। तो इन तीनों के आधार पे यहाँ पे जो है मानव विकास सूचकांक अपना आधार को और रिपोर्ट को व्यक्त करता है और जारी करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ग्लोबल पावर सूचकांक भारत का कितना स्थान है दोस्तों, चौथा स्थान है। पहला स्थान आपका हो जाएगा यूएसए। अब ये ग्लोबल पावर सूचकांक क्या होता है दोस्तों, कि ग्लोबल पावर जो सूचकांक होता है वो सैन्य ताकत, यानी किसी भी देश का कितना सैन्य ताकत है उस पर ये निर्भर करता है। तो ग्लोबल पावर सूचकांक जो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, चौथा स्थान है। पहला स्थान है यूएसए का और चौथा स्थान हो जाएगा यहाँ पे किसका, भारत का। ठीक है, चलिए किसी भी देश में, किसी भी देश में यहाँ पे किसी भी देश में किसी भी पत्रकारिता को कितना स्वतंत्रता दिया जाता है उसका सूचकांक में भारत का जो है 142वां स्थान है, यानी कि विश्व में भारत का पत्रकारिता को कितना सूचकांक दिया गया है दोस्तों, 142वां सूचकांक है। यानी कि विश्व में भारत का जो रिपोर्टर लोग हैं उनको इंडिपेंडेंट है किसी भी खबर को छापने के लिए, उनका रैंकिंग है 142वां। ठीक है, चलिए तो विश्व खुशहाली सूचकांक कितना है दोस्तों, भारत का है 139, लेकिन पाकिस्तान का हो जाएगा 105। यानी खुशहाली का मतलब हो जाता है कि किसी भी देश कितना खुशहाल है, तो उस रैंकिंग में हम लोग का हो जाएगा 139 और पाकिस्तान का हो जाएगा 105, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत लगता है हमको। चलिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का जारी करता कौन है दोस्तों, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। यानी कि रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स जो है यहाँ पे इस सूचकांक को जारी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत और किस देश के बीच में 20 सितंबर 2021 से, ठीक है, 15वां सैन्य अभ्यास सूर्य किरण शुरू होगा। तो भारत और किस देश के बीच में 20 सितंबर 2021 से 15वां सैन्य अभ्यास सूर्य किरण शुरू होगा दोस्तों। तो सूर्य किरण शुरू होता है किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में यहाँ पे युद्ध अभ्यास करते हैं, भारत और नेपाल के बीच में ये होता है। लेकिन इस बार 15 नंबर का जो होगा पिथौरागढ़ में होगा। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, भारत और नेपाल के आर्मी के द्वारा यहाँ पे सूर्य किरण का अभ्यास, युद्ध अभ्यास को किया जाता है। पिथौरागढ़ में शुरू होगा भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 15। कब का रिपोर्ट है, यानी कि 18 सितंबर 2021 का ये रिपोर्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि भारत नेपाल सैन्य अभ्यास, सैन्य जो अभ्यास है यहाँ पे सूर्य किरण, ठीक है, 15वां संस्करण है। 20 सितंबर 2021 से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये आयोजित किया जाएगा। और अभ्यास सूर्य किरण का पिछला संस्करण 2019 में कहां पे हुआ था दोस्तों, ये नेपाल में हुआ था। और कोविड-19 के कारण, महामारी के कारण इस अभ्यास को 2020 में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया था। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों, कि काला पानी और लिपू लेक विवाद कहाँ पे, भारत और नेपाल के बीच में काला पानी और काला पानी का जो विवाद है भारत और नेपाल के बीच में है। लेकिन सूर्य किरण हम लोग अभ्यास करते हैं भारत और नेपाल के बीच में ही। ठीक है, चलिए खंजर युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। उसी तरीके से मालाबार युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में होता है दोस्तों, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि मालाबार जो युद्ध अभ्यास है वो भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पे होता है। और ऑस्ट्रेलिया सबसे नवीनतम देश है जो कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे मालाबार युद्ध अभ्यास को करता है। ठीक है, सिम्बेक्स किसके साथ में होता है, भारत और सिंगापुर के साथ में होता है दोस्तों। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सिलिनेक्स का देख लेंगे तो भारत और श्रीलंका, यानी कि सिम्बेक्स, सिम्बेक्स, ठीक है, और एक हो जाएगा सिली। तो ये सिम्बेक्स का एस यहाँ पे आप लोग याद रखना है, क्या यहाँ पे आप लोग को याद रखना है सिंगापुर। ठीक है, लेकिन सिलिनेक्स का एस से याद रखिएगा आप लोग श्रीलंका, जो कि सिलिनेक्स का भारत और श्रीलंका के बीच में युद्धाभ्यास होता है। नेक्स्ट आते जाते हैं हम लोग मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच में। उसी तरीके से आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। ठीक है, डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में। और इस बार जो है जोधपुर में, राजस्थान में इसका अभ्यास को किया गया था। ठीक है, डस्टलिक युद्ध अभ्यास कहाँ पे होता है दोस्तों, किसके किसके बीच में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। जबकि अजय वारियर आप देख लीजिएगा भारत और यूएसए के बीच में यहाँ पे होता है। ठीक है, कोंकण भारत और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है।
और वहीं हम लोग यूज करें तो कालिंद, कालिंद से आप लोग याद रखिए, कालिंद युद्ध अभ्यास, कालिंद से याद रखिएगा कजाकिस्तान और भारत के बीच में यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वस्तु और सेवा कर, जिसको कि हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के भी नाम से जानते हैं, कि परिषद की 45वीं बैठक पहली बार कहाँ हुई? तो ये हो जाएगा दोस्तों लखनऊ में। लखनऊ में जो है वस्तु और सेवा कर का जो 45वें बैठक यहाँ पे संपन्न हुआ, जो कि यहाँ पे हम लोग के जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा इसको अध्यक्षता किया गया था। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? निर्मला सीतारमन के द्वारा यहाँ पे किया गया था। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक जारी है। और ये हम लोग को खबर मिली है कि कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले जो दवाएं हैं और अन्य सामान पर टैक्स छूट दिया जाएगा, और ये 31 दिसंबर 2021 तक ये जारी रहेगा दोस्तों। सहमति जाहिर है कि इसके अलावा इसका दायरा को भी क्या कर दिया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। और दवा जैसे आप बोल सकते हैं कि एम्फेट्रिसियन है ना, टोली लीगबन को 0 जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। वहीं पे रेमडेसिविर और हेपरिन दवा पर 5% जीएसटी लगाने की तैयारी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक इन चीजों को सस्ती करने पर बन सकती है सहमति। और किन किन बातों पर यहाँ पे बात हुआ दोस्तों? तो देख सकते हैं कि जीवन रक्षक दवा, इससे पहले हम लोग यहाँ पे देखे थे दोस्तों कि जीवन रक्षक जो दवा है उसको जीएसटी से दूर रखने का बात बोला गया है, और कैंसर जो दवा है उसको यहाँ पे 5% जीएसटी के अंदर में इसको रखे जाने का बात है। जबकि यहाँ पे कोविड-19 का जो दवा है दोस्तों उन लोग को रियायती दर पर इसको दिया जाएगा। ठीक है, और जीएसटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि जीएसटी जो है 101 संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया है, और जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया है दोस्तों। और जीएसटी का जो बनाने का जो समिति था वो है विजय केलकर समिति, और 1 जुलाई को आप बोल सकते हैं जीएसटी दिवस भी बोला जा सकता है, और 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। और जीएसटी जो है किस समिति का देन है? तो विजय केलकर समिति का ये देन है दोस्तों। और अध्यक्ष जो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, इनका अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों? असम हो जाएगा। वहीं पे जीएसटी काउंसिल का जो उल्लेख है तो 279 इसका जो है जीएसटी काउंसिल का उल्लेख इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, मौद्रिक निधि समिति का काम क्या है दोस्तों? तो महंगाई को घटाना। जबकि मौद्रिक निधि समिति का अध्यक्ष अगर बात कर लेते हैं तो आप आरबीआई का यहाँ पे गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, जीएसटी कैसा टैक्स है दोस्तों? तो जीएसटी यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स। तो जितना भी यहाँ पे अतिरिक्त हम लोग स्टैटिक जीके का सवाल देख रहे हैं दोस्तों, सभी एक से बढ़कर इंपॉर्टेंट है और सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। तो जीएसटी कैसा है? डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, चलिए और एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जीएसटी का जो यहाँ पे परसेंटेज है वो 5 तरीके से यहाँ पे इसको रखा गया है। ठीक है, उसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। किस राज्य के द्वारा सितंबर 2021 में मातृभूमि योजना शुरू किया गया दोस्तों? तो यूपी सरकार के द्वारा यहाँ पे मातृभूमि योजना जो है यहाँ पे आपका शुरू किया गया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसके तहत क्या किया जाएगा उस चीज को भी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि इस योजना के तहत यहाँ पे क्या किया जाएगा। सही है, यहाँ पे यूपी सरकार के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो मातृभूमि योजना जो है यहाँ पे शुरू किया गया है। आखिर ये चर्चा में क्यों दोस्तों? तो 15 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से एक अनूठी जो है योजना का शुभारंभ किया है, जिसका नाम है मातृभूमि योजना। और इससे क्या होगा दोस्तों कि आम आदमी को राज्य में विकास करने का क्या होगा? भागीदारी होगा। तो आप यहाँ पे सीधा सीधी इस पे हम लोग बात करें तो सीधा सीधी क्या होगा दोस्तों कि बुनियादी ढांचा पे काम होगा, और ये गांव का विकास होगा, यानी गांव वासियों का विकास होगा। और इससे क्या होगा कि अभ्युदय योजना किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये फ्री कोचिंग से भी आप रिलेटेड कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? यूपी सरकार के द्वारा ये चालू किया गया है। उज्ज्वला 2.0 कहां से आरंभ किया गया दोस्तों? यूपी सरकार के द्वारा इसको चालू किया गया। कहां से? महोबा से। उज्ज्वला 2.0 के तक यहाँ पे बल्ब बांटने का काम किया गया है। ठीक है, ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, सपोर्ट नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे स्पोर्ट होगा। ठीक है, ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापना करने की घोषणा कहां पे हुआ है दोस्तों? ये भी आपका मेरठ
यूपी में है हुआ है। ठीक है, सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा पिछला ही सप्ताह हम लोग पढ़े थे दोस्तों, तो यूपी कुशीनगर का जो यहाँ पे एयरपोर्ट है उसको यहाँ पे सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है दोस्तों, जिससे क्या होगा कि बौद्ध भिक्षु का हमारे देश में आने जाने में सुविधा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टेराकोटा का जीआई टैग कहाँ पे मिला है दोस्तों, गोरखपुर को दिया गया है। जबकि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोला गया है, कुशीनगर में। और पशु युद्ध स्मारक कहाँ पे खोला गया है दोस्तों, मेरठ में। और अशफाक उल्लाह खां उद्यान जो है वो भी आपको कहाँ मिलेगा, यूपी में ही मिलेगा। उसी तरीके से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, चोरी चोरा घटना जो है 1922 ईस्वी में गोरखपुर में, कहाँ पे, यूपी में ये हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पंजाब के नए सीएम के रूप में कौन शपथ लेने वाले हैं दोस्तों, तो चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है, यहाँ पे पंजाब के सीएम के रूप में यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे शपथ लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहले सीएम कौन थे, पंजाब के पहले दलित सीएम यहाँ पे ये चरणजीत सिंह यहाँ पे बनने वाले हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे शपथ ग्रहण करने वाले हैं। ठीक है, और ये पंजाब के पहले ऐसे सीएम होंगे जो कि दलित सीएम होंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो के भी माध्यम से कि पंजाब न्यू सीएम, पंजाब के नए सीएम होंगे चरणजीत सिंह। ठीक है, चलिए और ये कहां से चुने गए, कांग्रेस विधायक दल के नेता इनको चुन लिया गया है। न्यू सीएम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि कर्नाटक का न्यू सीएम हो जाएंगे विश्वराज बिस्वा, जबकि पश्चिम बंगाल की हो जाएंगी ममता बनर्जी, और उत्तराखंड का हो जाएंगे पुष्कर धामी, जबकि केरल का हो जाएगा पिनराई विजयन, और तमिलनाडु के हो जाएंगे के स्टालिन। ठीक है, और असम में के हो जाएंगे हेमंत बिश्व शर्मा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कोविड फतह योजना कहाँ से आरंभ किया गया था दोस्तों, ये पंजाब से भी। लाल लकीर योजना पंजाब से ही, और ये पहला भारत का पहला राज्य है जो कि संपत्ति कार्ड देने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों, पंजाब है। ठीक है, चलिए कोवैक्स पहल में शामिल पहला राज्य कौन है दोस्तों, कोवैक्स पहल में शामिल पहला राज्य कौन है दोस्तों, ये भी आपको पंजाब ही हो जाएगा। और पंजाब का नवीनतम जिला क्या है, मलेरकोटला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जितना भी हम लोग यहाँ पे करंट के साथ में स्टैटिक को जो पढ़ते हैं सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार शीर्षक में से एक रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग के द्वारा जो है भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार शीर्षक से एक रिपोर्ट को जो है यहाँ पे लॉन्च किया जा चुका है। और नीति आयोग ने लॉन्च की भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर रिपोर्ट, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको सीधे सीधे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि नीति आयोग के द्वारा कौन सा नियोजन क्षमता यहाँ पे सुधार रिपोर्ट जारी किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शहरी नियोजन क्षमता में सुधार रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीति आयोग ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार शीर्षक से एक रिपोर्ट शुरू की है, जो कि भारत में शहरी नियोजन क्षमता को बढ़ाने के उपाय से इसको किया गया है। और रिपोर्ट 16 सितंबर 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष, जिनका नाम है क्या, डॉक्टर राजीव कुमार, और सीईओ का नाम क्या है दोस्तों, अमिताभ कांत, और विशेष डॉक्टर सचिव डॉक्टर राजेश्वर राव और द्वारा इसको संयुक्त रूप से यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नीति आयोग के यहाँ पे सीईओ है अमिताभ कांत, और यहाँ पे आप डॉक्टर यहाँ पे देख सकते हैं नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, और यहाँ पे जो विशेष सचिव हैं राजेश्वर राव, ये तीनों ही ने मिल करके भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार रिपोर्ट यहाँ पे शीर्षक से रिपोर्ट को जारी किया है। रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं दोस्तों कि रिपोर्ट में कई सिफारिश की गई है जो कि भारत के शहरी नियोजन क्षमता की मूल्य को जो सीरीज को बाधाओं को दूर करेगी। उनमें से कुछ हेल्थ योजना भी है, जैसे इंटरवेंशन है, शहरी शासन, इंजीनियरिंग है, टाउन एंड कंट्री जो सिस्टम है उसको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे रिपोर्ट में 5 साल की अवधि के लिए 500 स्वास्थ्य शहर जो कार्यक्रम है उसको भी यहाँ पे खोलने की यहाँ पे सिफारिश की गई है। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भारत का 61वां सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ खोला गया है दोस्तों, सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ खोला गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा नागालैंड में। तो नागालैंड में यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि सॉफ्टवेयर पार्क यहाँ पे खोला गया है। अब यहाँ पे जैसे कि सॉफ्टवेयर पार्क का मतलब यहाँ पे आप थोड़ा समझिएगा कि नागालैंड में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर पार्क खोला गया है, इसका मतलब
ये हो गया कि वहां पे कंपनी बैठेगी और कंपनी जो है अपना वहां पे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का काम करेगी। ठीक है, चलिए। तो नागालैंड में आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। और थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्क के बारे में जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। जैसे कि आपका मोबाइल में सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, जिसको आप छू नहीं सकते हैं उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और हार्डवेयर किसको बोलते हैं, तो हार्डवेयर बोलते हैं जिसको हम लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल को आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका हार्डवेयर हुआ। लेकिन जो एप्लीकेशन होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि उसको हम लोग नहीं टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो आपका जो यहाँ पे जो अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब, तो यूट्यूब क्या है दोस्तों, एक एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन को क्या छू सकते हैं क्या इसको, नहीं ना। तो ये एक तरह का क्या है दोस्तों, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यहाँ पे भारत का 61वां सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे खोला गया है, नागालैंड में खोला गया है। और थोड़ा जानकारी लेते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों, नागालैंड में ये मनाया जाता है। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्क में क्या क्या होगा उस चीज में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, विभाग और केंद्र। ठीक है, चलिए। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर पार्क खोला जाएगा दोस्तों नागालैंड में, उसमें क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटल अभियांत्रिकी, ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान में भी काम होगा, सिविल इंजीनियरिंग में भी काम होगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में होगा, और विज्ञान और मानविकी में होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि विभिन्न एरिया में, विभिन्न डिपार्टमेंट में यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर पार्क खोलने के बाद ये काम होगा। ठीक है, चलिए। स्नातक, और यहाँ पे स्नातक में क्या क्या होगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे डिप्लोमा धारक है, जो कि यहाँ पे स्नातक है, जो कि बीएससी कर चुके हैं, डिग्री होल्डर है, तो डिग्री होल्डर के लिए भी यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है। जबकि यहाँ पे जो कि आप बोल सकते हैं एकीकृत स्नातक कार्यक्रम, ठीक है, तो BSMH भौतिक विज्ञान में इसको कराया जाएगा, PhD कराया जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना देख लीजिएगा दोस्तों, सभी के अकॉर्डिंग वहां पे जो है कराया जाएगा। ठीक है, और इसके तहत NIT नागालैंड लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास का सुविधा दिया जाएगा। और छात्रावास में सभी बुनियादी सुविधा दी जाएगी जिनके एक जो स्टूडेंट की आवश्यकता होती है, जैसे गीजर की सुविधा केवल सर्दियों के दिनों में होगा, और 24 घंटा 24x7, ठीक है, यानी 24x7, तो 24 घंटा 7 दिन यहाँ पे पानी दिया जाएगा, और शुद्ध पेय, शुद्ध जल और शुद्ध कूलर इत्यादि सभी छात्रावास में तेज इंटरनेट का सुविधा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधा सीधे इस बात को समझिएगा कि सॉफ्टवेयर पार्क के तहत जो है, जो 11 क्लास का जो स्टूडेंट है उन लोग को भी आप यहाँ पे फैसिलिटी दिया जाएगा, तो 12 क्लास का जो स्टूडेंट है उन लोग को भी फैसिलिटी दिया जाएगा, और जो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है उन लोग को भी यहाँ पे फैसिलिटी दिया जाएगा। और ये तीनों ही जो है यहाँ पे रह कर क्या करेंगे, स्टडी कर सकते हैं। और उन लोगों के रहने के लिए यहाँ पे हॉस्टल का भी व्यवस्था किया गया है दोस्तों, और प्रयोगशाला भी यहाँ पे दिया जाएगा, और वार्षिक महोत्सव भी कराया जाएगा। बोलने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे पार्क जो है, सॉफ्टवेयर पार्क में एक एजुकेशन क्वालिटी दिया जाएगा और स्टूडेंट को डेवलप किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। किस राज्य की हाथी मिर्च और तमेंगलोंग संतरे को भौगोलिक GI टैग दिया गया है? तो यहाँ पे आप सही उत्तर देख सकते हैं दोस्तों, मणिपुर को। यानी कि मणिपुर को जो हाथी मिर्च और तमेंगलोंग संतरा जो है उसको क्या है, GI टैग दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो संतरा देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो हाथी मिर्च, ये इसका नाम है दोस्तों हाथी मिर्च। क्या नाम है दोस्तों, ये मिर्च का अभी साइज है बड़ा बड़ा, इसीलिए इसका नाम दिया गया हाथी मिर्च। और ये संतरा जो देख रहे हैं दोस्तों उसका नाम है तमेंगलोंग। ठीक है, और ये आपका हाथी मिर्च का नाम क्या होगा, भगवान का उपहार। ठीक है दोस्तों, जो भी दोस्तों यहाँ पे डिसलाइक करेगा वो आपको भगवान का उपहार मिलने वाला है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या होगा, उखरुल का गौरव। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों कि तो किस राज्य को हाथी मिर्च और तमेंगलोंग संतरे का भौगोलिक GI टैग दिया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा, मणिपुर। ठीक है, चलिए। तो बड़ी खबर, हाथी मिर्च और तमेंगलोंग संतरे को मिला GI टैग, किससे को होगा सीधा फायदा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपसे सवाल ये पूछेगा कि हाथी मिर्च और तमेंगलोंग संतरा जो है वो कहाँ का GI टैग इसको दिया गया, तो ये होगा मणिपुर का। ठीक है, चलिए। काला चावल का GI टैग कहाँ पे दिया गया दोस्तों, मणिपुर में, मणिपुर को दिया गया। देख सकते हैं आप इस तरीके से, काला चावल जो दिख रहा है दोस्तों ये आपका हो जाए काला चावल का GI टैग, मणिपुर को ये मिला हुआ है।
खोला मिर्च का जीआई टैग गोवा को दिया गया। आप इसको देख सकते हैं, ये है गोवा का मिर्च, इसको खोला मिर्च के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी तरीके से तैरता हुआ पार्क आप लोग कहाँ है दोस्तों, मणिपुर में, और इसको लोकटक झील में ये तैरता हुआ पार्क है। देख रहे हैं सब, तो ये सब जितना भी आप राउंड राउंड देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी तैरता हुआ पार्क है। और ये लोकटक झील है, तो लोकटक झील कहाँ है दोस्तों, मणिपुर में, और ये तैरता हुआ पार्क जो है लोकटक झील में है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मणिपुर का राजकीय पशु जानवर क्या है दोस्तों, संगाई हिरन। ठीक है, और काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, ये मणिपुर में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यानी तैरता हुआ जो पार्क है, इसी को हम लोग काबुल लामजाओ नेशनल पार्क के भी नाम से यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, चलिए, और खेल यूनिवर्सिटी कहाँ है दोस्तों, मणिपुर में। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे जुबो घाटी कहाँ से गुजरता है दोस्तों, नागालैंड और मणिपुर को ये जोड़ने वाला जो घाटी है उसको जुबो घाटी के नाम से जाना जाता है। पहला जीआई टैग किसको दिया गया था दोस्तों, यानी कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग यहाँ पे दिया गया था। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। थांगटा क्या है दोस्तों, थांगटा जो है मार्शल आर्ट है, यानी मणिपुर से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों कि रेल कौशल विकास योजना किसने शुरू की है दोस्तों, तो भारतीय रेल के द्वारा रेल कौशल विकास योजना शुरू किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आजादी का 75वीं साल यानी अमृत महोत्सव के अवसर पर रेल कौशल विकास योजना यहाँ पे शुरू किया गया है। और इसके तहत क्या होगा दोस्तों कि लॉन्च हुई रेल कौशल विकास योजना 50,000 युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। ठीक है, और ट्रेनिंग के तहत क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि रेल कौशल विकास योजना के तहत 50,000 युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इसका पहला उद्देश्य क्या है, गुणवत्ता सुधार लाने में युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो आजादी का अमृत महोत्सव का 75वें साल के अवसर पर क्या होगा, निर्धारित जो कार्यक्रम के रूप में रेलवे जो ट्रेनिंग संस्थान है उसके माध्यम से इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड स्किल्स में एंट्री लेवल ट्रेनिंग जो दिया जाएगा। और युवाओं को यहाँ पे सशक्त बनाने के लिए रेल जो मिनिस्टर है ने शुक्रवार को रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की। और इसके तहत यहाँ पे जो 2024 तक 50,000 युवाओं को यहाँ पे ट्रेनिंग दे करके, ठीक है, 35,000 यानी 3,500 बेरोजगारों युवाओं को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। कब तक, 2024 तक। और उसके तहत इन लोग को यहाँ पे काम पर भी लगाया जाएगा। ठीक है, और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स रेल कौशल विकास योजना के लिए नोडल यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा किसने शुरू किया है, तो कोचिन पोर्ट ट्रस्ट ने यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, स्वच्छता पखवाड़ा जो है यहाँ पे शुरू किया गया है। तो आप देख सकते हैं कोचिन पोर्ट ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे स्वच्छता पखवाड़ा को यहाँ पे शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग ने किसके साथ में 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए भागीदारी की है दोस्तों, तो बायजू के साथ में। यानी कि नीति आयोग ने जो है 112 आकांक्षी जिलों में, ठीक है, मुफ्त शिक्षा किसको देने के लिए, स्टूडेंट को मुफ्त शिक्षा देने के लिए बायजूस के साथ में यहाँ पे भागीदारी पे साइन किया है। तो नीति आयोग और बायजू दोनों मिलकर जो है यहाँ पे 112 आकांक्षी जिलों के स्टूडेंटों को यहाँ पे मुफ्त शिक्षा देने का भागीदारी यहाँ पे किए हैं। ठीक है, चलिए, तो इस न्यूज को भी आप लोग देख लीजिएगा। 112 आकांक्षी जिलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा देगा बायजू, नीति आयोग के साथ की साझेदारी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि 112 आकांक्षी जिलों में अपने तकनीक आधारित शिक्षा कार्यक्रम में बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए ये नीति आयोग के साथ में साझेदारी की गई है दोस्तों। और बायजू ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि इस साझेदारी में एक जो है कार्य समूह की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जो कि ज्ञान, नवाचार और रणनीति के समक्ष इसको तैयार किया जाएगा। यानी सीधा सा बात है, 112 आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, 112 आकांक्षी जिलों में किसके तहत, यहाँ पे बायजू और किसके तहत दोस्तों, नीति आयोग के साथ मिलकर के यहाँ पे 112 आकांक्षी जिलों में स्टूडेंटों को फ्री शिक्षा देने का बात कही गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके को देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक जारी करता कौन है दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक जारी करता है यहाँ पे। और नीति आयोग किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सहकारी संघवाद, यानी कि केंद्र, सेंटर और स्टेट जहां पे दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो उसी को सहकारी संवाद के नाम से यहाँ पे हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो सतत विकास सूचकांक जारी करता कौन करता है दोस्तों, सतत विकास सूचकांक जारी करता है। ठीक है, तो कौन करता है, नीति आयोग
द्वारा किया जाता है। और सबसे ऊपर में कौन है, तो केरल है, और बॉटम में कौन है दोस्तों, बिहार में है। ठीक है, तो सतत है ना, तो क्या दोस्तों कि सतत विकास सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उसको जारी कौन करता है दोस्तों, ये करता है नीति आयोग। और सबसे ऊपर में कौन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में केरल सबसे नंबर 1 है, और सबसे नीचे में कौन दोस्तों, बिहार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नीति आयोग के सीईओ कौन हो जाएंगे, अमिताभ कांत, जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के जो यहाँ पे पीएम होते हैं, तो वही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिए उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, राजीव कुमार जी। और नीति आयोग का जो यहाँ पे फुल फॉर्म है नीति, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है नीति आयोग का यहाँ पे क्या है दोस्तों, फुल फॉर्म है। और इसको कई बार एग्जामों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत का कितना है दोस्तों, 48वां स्थान है। शून्य अभियान का संबंध किससे है दोस्तों, तो शून्य अभियान का जो संबंध है, देखिए इससे पहले वाले वीक में हम लोग पढ़े थे शून्य अभियान। तो शून्य अभियान से क्या किया गया था कि अब यहाँ पे जो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे चालू किया जाएगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल चालू करने का बस एक ही उद्देश्य था दोस्तों कि यहाँ पे पोल्यूशन, यहाँ पे क्या पोल्यूशन को कम किया जाएगा। यानी जो भी यहाँ पे डिलीवरी वाला जो गाड़ी है, जैसे कि पिज्जा बर्गर जितना भी सब जो पहुंचाने वाला जो गाड़ी है, वो सबको अब क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा। तो इलेक्ट्रीफाइड करने से संबंध में यहाँ पे क्या दोस्तों, शून्य अभियान का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है यहाँ पे पोल्यूशन रहित करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर का विमोचन किसने किया है दोस्तों, तो झुम्पा लाहिड़ी ने किया है। तो झुम्पा लाहिड़ी को आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लाहिड़ी, ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी। तो ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर का विमोचन किया है कौन, झुम्पा लाहिड़ी ने। इसको भी अभी इंपॉर्टेंट मान के इसको याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। तो इस बैठक का विषय क्या है दोस्तों, तो इस बैठक का विषय है यहाँ पे वी केयर, वी प्रिपेयर एंड वी प्रोस्पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो हम लोग के विदेश मंत्री हैं कौन, जयशंकर जी, तो उन्होंने 15 ईस्ट एशिया समिट का क्या किया, भारत के तरफ से लीडरशिप किए हैं। ठीक है, भारत के तरफ से 15 ईस्ट एशिया समिट का भारत की तरफ से लीडरशिप करने वाले कौन है, यहाँ पे जयशंकर जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किन दो राज्यों को पहले अर्थशॉट पुरस्कार से चुना गया दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन, विनिशा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, किन दो भारतीयों को पहले अर्थशॉट पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा विनिशा उमाशंकर और विद्युत मोहन। ये हो जाएंगे विनिशा उमाशंकर और ये हो जाएंगे विद्युत मोहन। आखिर इन लोग ऐसा क्या काम किया है जो यहाँ पे पहले अर्थशॉट पुरस्कार के लिए इन दोनों का नाम को यहाँ पे चयन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो इंग्लैंड का, ठीक है, विलियम्स और शॉर्ट पुरस्कार के लिए 15 फाइनलिस्ट का यहाँ पे सूची जारी कर दिया गया है। और उसमें से खास जो भारत के दो यहाँ पे भारतीय ने भी यहाँ पे जगह बनाए हैं। तो ये जो अर्थशॉट जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है, इंग्लैंड के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, और इस बार कितने लोगों को दिया जा रहा है, 15 लोगों को दिया जा रहा है, और उसमें से 2 भारत दिए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे विनिशा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि विनिशा जो है ऐसा क्या काम किया जिसके तहत इसको ये सम्मान दिया जा रहा है। तो 14 वर्षीय स्कूली जो स्टूडेंट है विनिशा उमाशंकर के हर दिन लाखों कपड़ों की जो आयरन करने की क्षमता वाली सौर ऊर्जा चलित स्ट्रीट आयरन ने क्लीन एंड एयर, ठीक है, सीरीज में जगह बनाई है। यानी इन्होंने एक ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं मतलब एक सोलर एनर्जी से चलने वाला आयरन, ठीक है, जैसे कि आप रोड साइड में देखिएगा कि
आयरन करने वाला होता है। तो उसमें पहले क्या होता था दोस्तों कि कोयला भर के आयरन किया जाता था, ठीक है। तो उसको वहां से क्या होता था, पोल्यूशन होता था। लेकिन यहाँ पे जो बिनिशा क्या किए दोस्तों कि सौर ऊर्जा से चलित स्ट्रीट आयरन जारी की है, ठीक है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि इससे यहाँ पे सौर ऊर्जा में काम करने के लिए हेल्प की है। तो इसी के चलते यहाँ पे इसको ये सम्मान दिया जा रहा है। जबकि विद्युत मोहन क्या किया है दोस्तों, विद्युत मोहन जो है अवशिष्ट फसल के अवशेषों से जैव उत्पादन में परिवर्तित करने वाली तकनीक का भी इसमें जगह बनाया है। तो यहाँ पे विनिशा क्या की, विनिशा की सौर ऊर्जा से चलने वाला स्ट्रीट आयरन, ठीक है। और दूसरा बात यहाँ पे मोहन क्या किया है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे विद्युत मोहन क्या किया है, यहाँ पे हो जाएगा फसल के अवशेषों को जैव उत्पादन में परिवर्तित करने का तकनीक को यहाँ पे क्या किया है, विकसित किया है, जिसके तहत इन लोगों को ये जो है यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस पुरस्कार का वितरण पहले बार कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, पहली बार, कोई भी चीज पहली बार होता है तो उसको याद रखिएगा, पहली बार हो रहा है ये कहाँ पे, ये हो रहा है आपका लंदन में, ठीक है। चलिए, पहली बार कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, लंदन में हो रहा है। विनिशा 14 वर्ष के तमिलनाडु के स्टूडेंट है जो कि सौर ऊर्जा पर काम किया है। और विद्युत मोहन दिल्ली के रहने वाले एक क्या है, उद्यमी है जो कि एग्रीकल्चर का जो अवशिष्ट है उस पे ये काम किए हैं, ठीक है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर जो सम्मान है वो कहाँ पे किनको दिया गया दोस्तों, डेविड डायोस को दिया गया है, फ्रांस के रहने वाले हैं। और किनके लिए दिए हैं गए हैं, यहाँ पे एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इसको ये सम्मान दिया गया है। लैंड फॉर लाइफ श्याम सुंदर जानी जी को दिया गया है। और सरस्वती सम्मान 2021 किसको दिया गया, शरण कुमार, ठीक है। यहाँ पे सनातन के लिए दिया गया इसको। और व्यास सम्मान 2021 शरद पगारे जी को दिया गया है। यहाँ पे हो जाएगा पाटलिपुत्र की शमांगी के लिए इसको दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे भारत अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएगा अमर्त्य सेन, ठीक है। व्हिटली अवार्ड 2021 किसको दिया गया, न्यूक्लियो फॉर्म को दिया गया है। आमुर फाल्कन के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो अमर्त्य सेन थे उनको 1998 में लोक कल्याणकारी राज्य के लिए यहाँ पे जो है ये सम्मान अर्थशास्त्र में नोबेल सम्मान से इसको सम्मानित किया गया था, जो कि भारत के पहले भारतीय थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने महिलाओं की 1500 मीटर रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया दोस्तों, तो हरमिलन कौर बैश, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि महिलाओं की रेंज में महिलाओं का 15 मीटर रेस में यहाँ पे नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने का काम कौन किए हैं, हरमिलन कौर बैश यहाँ पे किए हैं, ठीक है। चलिए, तो हरमिलन ने यहाँ पे 1500 मीटर में 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर ये खिताब को जीता है। तो मुख्य बातें यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये टूटा रिकॉर्ड, ठीक है। और ये रिकॉर्ड 1500 मीटर का जो खिताब जीता है दोस्तों, 19 साल के बाद ये पुराना रिकॉर्ड तोड़कर खिताब अपने नाम किया है। और पंजाब की रहने वाली हरमिलन कौर बैश ने जो है गुरुवार को ये 60वां राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1500 मीटर दौड़ का खिताब जीता। जबकि 100 मीटर में दिल्ली के तरनजीत कौर ने बाजी मारी। 21 साल की हरमिलन ने 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट 5.39 सेकेंड में समय में इतना के साथ में सुनीता रानी को 4 मिनट 6.03 सेकेंड का रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि उन्होंने बुशान में 2002 में एशियाई खेलों में ये बनाया था, ठीक है। चलिए, तो इस चीज को भी आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज, राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप तेलंगाना में गोल्ड जीता है, ठीक है। और ढींग एक्सप्रेस को किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, हिमा दास को यहाँ पे जाना जाएगा। और हिमा दास को अभी असम का डीवाईएसपी यहाँ पे नियुक्त किया गया दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में महिला खिलाड़ी को मुक्केबाज में पदक, टोक्यो ओलंपिक में महिला खिलाड़ी को मुक्केबाज में ये पदक मिला है। उनका नाम क्या है दोस्तों, लवलीना बोरगोहन, और इनको कांस्य पुरस्कार मिला है, ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला पदक भाविना को मिला है, जो कि यहाँ पे रजत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला गोल्ड प्रमोद भगत बैडमिंटन में हो जाएगा। और ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले महिला खिलाड़ी का नाम क्या है दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में सिडनी में जीते थे और वेट लिफ्ट में ये जीते थे, ठीक है। तो ओलंपिक में पहला पदक किनके नाम है दोस्तों, ओलंपिक में पहला पदक चाहे वो जेंट्स में हो चाहे वो पुरुष में हो, ठीक है। पहली महिला खिलाड़ी बनी थी कौन, कर्णम मल्लेश्वरी। कब बनी थी, 2000 में सिडनी में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने यहाँ पे जीता था, ठीक है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है,
अवनी लखेरा। ठीक है, ओलंपिक हो या फिर पैरा ओलंपिक हो, इसके इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों? यह है अवनी लखेरा शूटिंग में। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, विश्व का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे होगा मूरा ध्रुवा डेन्यू। ठीक है, तो इसको यहाँ पे विश्व का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर, यानी कि ये जो आप नाम देख रहे हैं दोस्तों, ये जो आप यहाँ पे बायोस्फीयर देख रहे हैं, तो ये जो बायोस्फीयर जो है ये 5 कंट्री में यानी कि 5 देश में ये फैला है। और चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और 5 देश में वर्ल्ड फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व मूरा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे। देखिए, पांचों कंट्री यहाँ पे है दोस्तों, आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिक्किम ने किससे अपना राज्य मछली का दर्जा दिया गया है? तो केटली, यानी सिक्किम ने केटली मछली को यहाँ पे राज्य मछली का नाम यहाँ पे राज्य मछली का दर्जा दिया है। और दूसरा नाम, इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? कुपर महासीर। इस मछली को भी आप देखना चाहेंगे दोस्तों, तो ये मछली इस तरीके से देखती है। तो यहाँ पे सिक्किम जो है अपना राज्य फिश, ठीक है, स्टेट फिश किसको घोषित किया है? केटली को यहाँ पे स्टेट फिश घोषित किया है। और केटली का नाम हो जाएगा दूसरा नाम कुपर महासीर। ठीक है, चलिए, तो भारत का पहला जैविक राज्य कौन हो जाएगा दोस्तों? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 36वीं संविधान संशोधन के तहत इसको दिया गया था। और न्यूनतम जनसंख्या भी कहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे सिक्किम में ही हो जाएगा। और नाथुला और जिरपला दर्रा सिक्किम में मिलेगा आपको, जबकि भाईचुंग भूटिया स्टेडियम आपको नामची सिक्किम में ही इसको मिलेगा। भारत की एकमात्र यूनेस्को मिश्रित धरोहर कंचनजंगा, ये भी आपका कंचनजंगा नेतियोलन पार्क कहाँ है दोस्तों? ये भी आपका सिक्किम में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में एससीओ का नया सदस्य कौन बना है दोस्तों? तो हाल ही में एससीओ का नया सदस्य जो है वो कौन बना है? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ईरान। ठीक है दोस्तों, तो ईरान जो है यहाँ पे एससीओ का नवा सदस्य यहाँ पे बना है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि एससीओ का स्थापना 1896 में, उस समय यहाँ पे संघाई 5 के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, उस समय सिर्फ 5 कंट्री यहाँ पे थे दोस्तों, लेकिन अब जो है एससीओ में यहाँ पे 9 कंट्री है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देख लें, ईरान की राजधानी क्या हो जाएगा? तेहरान। और चाबहार बंदरगाह कहाँ पे दोस्तों? वो भी हो जाए ईरान में। और इसका नया जो करेंसी है उसका हो जाएगा टोमान। और रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 में इसको किया गया था। जो यहाँ पे रामसर कन्वेंशन है दोस्तों, ठीक है, तो ईरान में ही सबसे पहला रामसर कन्वेंशन किया गया था 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, और रामसर का मतलब हो जाता है दलदली इलाका। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हम लोग का नवीनतम रामसर साइट भारत का किसको बनाया गया है। चलिए, और एससीओ का मुख्यालय क्या हो जाएगा दोस्तों? बीजिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शोधकर्ताओं ने कहा है कि हाइवोटोंग शार्क की एक नई विलुप्त जो कैटेगरी है कि अवशेष खोजे हैं, वो कहाँ पे दोस्तों? जैसलमेर में, राजस्थान में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राजस्थान जीएसआई की जो सदस्य टीमों को मिल के द्वारा बड़ी मिली सफलता। ठीक है, जैसलमेर जुरासिक से हाइबोडोंट शार्क की नई प्रजाति की हुई खोज। कौन सा शार्क दोस्तों? हाइबोडोंट शार्क का जो प्रजाति है उसका यहाँ पे खोजा गया है, किसके द्वारा? जीएसआई के सदस्य के द्वारा। कहां से? राजस्थान। राजस्थान का कहां से? जैसलमेर। और आप इस तरीके से यहाँ पे फिगर को भी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जो फिगर आप देख सकते हैं ये क्या है एक तरह का? ये आपका अवशेष है। ठीक है, अवशेष है, फॉसिल फ्यूल्स जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 160 मिलियन वर्ष पुराना, मिलियन का मतलब आज जानते हैं 10 लाख होता है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 160 लाख मिलियन वर्ष पुराना क्या है दोस्तों? ये आपका क्या है? ये प्रजाति है जिसका नाम हाइबोडोंट शार्क है। ठीक है, चलिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और आईआईटी रुड़की द्वारा इसको खोजा गया है दोस्तों। और ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन गर्म हवा किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये बीएसएफ के द्वारा भी इसको चलाया जाता है। यानी कि ठंडे के दिनों में वहां पे राजस्थान में जैसलमेर में जो है दोस्तों, वहां पे कौन घुसपैठिया आते हैं, तो उसके चलते यहाँ पे सर्द हवा ऑपरेशन चला जाता है ताकि यहाँ पे अपने बॉर्डर को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओकल वुड जियोस्फियर पार्क कहाँ है दोस्तों? ये भी जैसलमेर राजस्थान में हो जाएगा। और बोल्ड, ठीक है, जो यहाँ पे कार्यक्रम बोल्ड है, बोल्ड प्रोजेक्ट बोल्ड, वो भी कहाँ है दोस्तों?
राजस्थान में। पिछले ही सप्ताह हम लोग इसको पढ़े थे, ठीक है। और ये किसके लिए? बांस के लिए है, ठीक है दोस्तों। और एक सिंगल डे में यहाँ पे 5000 बांस का जो यहाँ पे ये लगाया गया था, इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। सोरीपोर डायनासोर कहाँ पे दोस्तों? जीवाश्म में, और ये आपको मेघालय में मिलेगा, ठीक है। चलिए, डिकनसोनिया जो जीवाश्म कहाँ मिलेगा दोस्तों? मेघालय में मिलेगा। पहला इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप कहाँ पे दोस्तों? बाड़मेर, राजस्थान में। इससे पहले वाले सप्ताह में, इसी यानी कि पिछले वाले सप्ताह में हम लोग पढ़े थे कि भारत का पहला इमरजेंसी लैंडिंग कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाड़मेर में, राजस्थान में। आप देख सकते हैं दोस्तों कि नितिन गडकरी जी और राजनाथ जी जो है दोनों वहां पे गए थे, और यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग वहां पे बनाया जा रहा है। आप थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दे देते हैं दोस्तों कि जितने भी बॉर्डर एरिया में है, बॉर्डर एरिया में जितने भी रोड है, तो उस सभी रोड को इतना अच्छा से बनाया जा रहा है ताकि इमरजेंसी के समय में वहां पे हवाई जहाज को भी उतारा जा सकता है। इसलिए बॉर्डर एरिया में जितने भी यहाँ पे रोड है, सभी को यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग बनाने के लिए यहाँ पे उसको बनाया जा रहा है, ठीक है। यानी कि रोड को बहुत अच्छे से वहां पे बनाया जा रहा है ताकि इसको इमरजेंसी के समय में हम लोग लैंडिंग करा सकते हैं जहाज को। कहाँ पे? सभी बॉर्डर वाले एरिया में। तो पहला कहाँ पे हुआ? बाड़मेर में, राजस्थान में, ठीक है। चलिए, जीवाश्म अध्ययन, पैथेंटोलॉजी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च किसने किया दोस्तों? राजनाथ सिंह ने किया है यहाँ पे। तो राजनाथ सिंह लॉन्च डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, साइनिंग इंडिया, सिख शाइनिंग इंडिया, सिक्स बुक ऑन सिख यूथ, ठीक है। तो राजनाथ जी जो है यहाँ पे साइनिंग यूथ का जो किताब है, ठीक है, उसको यहाँ पे लॉन्च किए हैं। तो साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को लॉन्च किसने किया? यहाँ पे राजनाथ सिंह ने यहाँ पे किए। आप फोटो के भी माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों। और लेखक आप इसको देख सकते हैं, लेखक इसका कौन है? और 100 सिखों की बहादुरी की कहानी है। तो ये जो किताब यहाँ पे साइनिंग यूथ जो है फॉर सिख, तो ये जो किताब है दोस्तों, इसमें 100 सिखों का बहादुरी की कहानी को यहाँ पे बताया गया है। और सिख के 9वें गुरु कौन थे? तेज बहादुर के नाम से ये किताब को भी यहाँ पे जारी किया गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे लंबा हाईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होगा, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? यानी कि 1380, ठीक है, किलोमीटर। 1380 किलोमीटर ये रोड लंबा है दोस्तों। और ये कितना? 8 लेन का ये रोड बनाया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा। विश्व का सबसे लंबा दिल्ली हाईवे रोड, दिल्ली मुंबई हाईवे रोड इसको बनाया गया है। उसका जो किलोमीटर है 1380 किलोमीटर है, और टोटल इसमें कितना? 8 लेन का रोड यहाँ पे बनाया गया है। देखिए यहाँ पे, देखिए विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे, ठीक है ना, हाईवे है जो कि दिल्ली मुंबई हाईवे है, ठीक है। और ये मार्च 2023 तक ये खुलने की संभावना है। और एशिया में पहली बार बन रहा है ऐसा रास्ता। कहां से कहां तक दोस्तों? दिल्ली और मुंबई के बीच में। आप देख सकते हैं इस तरह का ये दिल्ली और मुंबई का ये हाईवे है जो कि 1380 किलोमीटर ये लंबा है, और एशिया का भी सबसे पहला रोड ये बन रहा है, ठीक है। चलिए, देख सकते हैं आप दोस्तों, दिल्ली और मुंबई के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे बन रहा है, ठीक है। और जो कि मार्च 2023 तक आम लोगों के लिए खुल जा सकता है। और 1380 किलोमीटर लंबे इस 8 लेन वाली, सीधा सीधे पूछेगा इसमें लेन कितना है? 8। और ये किसके किसके बीच में हो रहा है? दिल्ली और मुंबई के बीच में, ठीक है। और ये हाईवे हो रहा है के जरिए कुछ शहरों के बीच में दूरियां कम हो जाएगी। और पहले जो दूरी तय करने में 24 घंटे लगते थे, अब उसे महज से महज 12.5 घंटा, 12 घंटा इसमें तय किया जा सकता है। और ये एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा हाईवे होगा जहां पे बिना किसी रेसिडेक्शन के द्वारा वर्ल्ड लाइफ मूवमेंट भी जारी रहेगा। वर्ल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ मूवमेंट भी ये जारी रहेगा। यानी बोलने का मतलब ये हो गया कि इसको, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों कि इसमें 2 सुरंग भी बनाया गया है, ठीक है। इसमें 2 सुरंग भी बनाया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं पूरी लागत कितना है दोस्तों? 98,000 करोड़ रुपए। और इसके पूरे मार्च 2023 तक पूरा किया जा सकता है। हालांकि अगले साल मार्च 2022 तक दिल्ली, जयपुर, दौसा, लालसोट और बड़ोदरा आलमगीर मार्ग खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कहाँ से होगा ये? हरियाणा। 2 सुरंग है इसमें दोस्तों, ठीक है, 2 सुरंग है। और उसके माध्यम से यहाँ पे जंगली जानवर भी आवागमन कर सकते हैं। तो हरियाणा सोहना से शुरू होकर मुंबई, महाराष्ट्र तक किया जाएगा, ठीक है।
और एशिया का पहला ऐसा हाईवे है जो कि पशुओं की आवाजाही के लिए ओवरपास ये बनाया गया, ओवरपास यानी ऊपर से इनको जाने का रास्ता दिया जाएगा ताकि वर्ल्ड लाइफ को भी इसको सुविधा मिल जा सके, उनको रुकावट ना हो। तो यहाँ पे 2 सुरंग का भी निर्माण किया गया दोस्तों। भारत का पहला 14 लेन वाला जो हाईवे है वो क्या है दोस्तों, दिल्ली मेरठ हाईवे है। ठीक है, भारत का पहला 14 लेन वाला जो हाईवे है वो क्या है दोस्तों, दिल्ली मेरठ हाईवे है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सिल्वर लाइन जो प्रोजेक्ट है दोस्तों केरल में स्थित है, कासरगोड से लेकर तिरुवनंतपुरम तक 530 किलोमीटर इसका लंबाई और सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। ठीक है, और एलआईसी ने हाल में ही कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया है? तो सही उत्तर यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, प्रगति लॉन्च यहाँ पे किया गया है। किसके द्वारा? एलआईसी के द्वारा यहाँ पे मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एलआईसी का स्थापना दिवस कब होता है? देखिए यहाँ पे एलआईसी का जो है मुख्यालय हो जाएगा मुंबई, और एलआईसी जो स्थापना किया गया था 1956 एक्ट के तहत इसको स्थापना किया गया था। सुपेश पोर्टल का संबंध किससे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट से ये संबंधित है, और ये सवाल पूछा भी चुका था यहाँ पे एसआई में। ठीक है, और विद्यांचल पोर्टल का संबंध किससे दोस्तों? शिक्षा से है। और आनंदम ऐप किससे रिलेटेड है? एलआईसी से रिलेटेड है। इस चीज को भी याद रखिएगा। सेबी थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो है 1992 एक्ट के तहत इसको स्थापना किया गया था। टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई की सीमा कितना कर दी गई है दोस्तों? 100% तक कर दिया गया। और बजट में बीमा एरिया में एफडीआई 49% से इंक्रीज करके 74% तक इसको कर दिया गया है। तो सीधा सीधा आपको सवाल पूछेगा दोस्तों कि टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई का सीमा कितना है? 100% है। और एफडीआई में बीमा एरिया में एफडीआई कितना है दोस्तों? 49% से बढ़ाकर 74% इसको कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पांडा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 18 सितंबर को। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ भी इस तरह का पांडा यहाँ पे दिखता है, और लाल पांडा जो दोस्तों हिमालय एरिया में ये पाया जाता है, याद रखिएगा। सिक्किम का राजकीय पशु क्या है दोस्तों? लाल पांडा, यानी लाल पांडा जो है सिक्किम का राजकीय पशु है। और धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है, इसलिए इसको सेव करने के लिए, बचाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया दोस्तों? 18 सितंबर को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पांडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए रेड बुक डाटा में शामिल जो ये संकटग्रस्त जीव है, इसमें ये रेड पांडा जो ये शामिल है। 18 सितंबर 2010 से लाल पांडा दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों। कारण क्या है कि लाल पांडा जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, इसीलिए आप देख सकते हैं रेड डाटा बुक किताब में भी इसका नाम दर्ज है, जो कि यहाँ पे धीरे धीरे समाप्त हो रहा है ये लाल पांडा। इसलिए 18 सितंबर 2010 से इसको लाल पांडा दिवस मनाया जा रहा है, ताकि लाल पांडा को क्या किया जा सके? बचाया जा सके। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, राष्ट्र विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, और विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 134वां। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, हाल ही में विधि और न्यायालय मंत्रालय ने किस अभियान का शुरुआत किया है? तो एक पहल अभियान का यहाँ पे शुरुआत किया है। और विधि और न्यायालय मंत्रालय के जो हम लोग के मिनिस्टर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? किरण रिजिजू। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, घर घर तक न्याय पहुंचाना इसका काम है दोस्तों। तो आप इस चीज को भी याद रखिएगा कि जो यहाँ पे न्याय मंत्रालय के द्वारा एक पहल जो जारी किया गया, एक पहल अभियान, इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत यहाँ तक घर घर तक न्याय पहुंचाना इसका काम है दोस्तों। और टेली लॉ को बढ़ावा देना है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है टेली। अगर हम लोग बोलते हैं कि टेली बुक तो यहाँ पे हो जाएगा टेली बुक का मतलब हो जाएगा आपका ऑनलाइन बुक। जो आप मोबाइल में जो किताब पढ़ते हैं दोस्तों, ये सब हो जाएगा टेली बुक। टेली कम्युनिकेशन जो आप बात करते हैं फोन से, वो हो जाएगा टेली कम्युनिकेशन। उसी तरीके से यहाँ पे होगा टेली लॉ, यानी कि टेली यानी ऑनलाइन के माध्यम से आपको घर घर तक यहाँ पे न्याय पहुंचाया जाएगा और उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, 12 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2021 तक यह कार्यक्रम को चलाया गया है दोस्तों। और सहकारिता मंत्रालय के पहले संयुक्त सचिव कौन हो जाएंगे? अभय कुमार सिंह हो जाएंगे।
और उज्ज्वला योजना का शुरुआत जो है 10 मई 2016 को कहां से स्टार्ट किया गया था? बलिया से। और 10 अगस्त 2021 से कहां से स्टार्ट किया गया था? महोबा से। इन दोनों को आप लोग याद कीजिएगा कि दोनों बार 10 मई 2016 में कहां पे स्टार्ट किया गया था? बलिया में। और 10 अगस्त 2021 से कहां पे स्टार्ट किया गया था दोस्तों? इसको महोबा से इसको उज्ज्वला योजना का शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए। टीका उत्सव कब से कब तक चलेगा? 11 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक ये चलता है। इंद्रजाल क्या है? तो इंद्रजाल एक स्वदेशी ड्रोन सिस्टम है। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि इंद्रजाल क्या है? तो स्वदेशी सिस्टम है। ठीक है, तो सितंबर 2021 में भारत के 70वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं दोस्तों? तो आर राजा ऋत्विक। जो आर राजा ऋत्विक है दोस्तों, तो सितंबर 2021 में भारत के 70 नंबर के ग्रांड मास्टर बन चुके हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कि ऋत्विक जो है आनंद विश्वनाथन आनंद जी भी जो इनको कॉन्ग्रेचुलेशन दे चुके हैं। ठीक है, चलिए। तो 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और भारत के पहले ग्रांड मास्टर कौन थे दोस्तों? विश्वनाथन आनंद जी थे। और भारत के सबसे युवा ग्रांड मास्टर का बात किया जाए तो अभिमन्यु मिश्र। ठीक है, और भारत की पहली महिला ग्रांड मास्टर का बात किया जाए तो विजय लक्ष्मी, याद रखिएगा। अगर 69 नंबर का जो ग्रांड मास्टर है, अगर याद रखना होगा तो राजा हर्षित। ठीक है, कोनेरू हम्पी किससे संबंधित है? तो कोनेरू हम्पी जो है दोस्तों शतरंज से ये संबंधित है। और रामप्पा मंदिर कहाँ पे? ये तेलंगाना में है। और 39 नंबर का ये जो है यूएनएस्को, ठीक है, इसमें शामिल इसको कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों, भारत और किस देश के बीच में समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण आयोजित किया जा चुका है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, और सूडा चैनल में इसको आयोजित किया जा चुका है दोस्तों। इस चीज को आप लोग याद कीजिएगा। भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक और आईएनएस खिदमत भाग ले रहे हैं। और गरुड़ शक्ति किसके किसके बीच में होता है दोस्तों? भारत और इंडोनेशिया। शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। मित्र शक्ति का बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में। वहीं सिम्बेक्स का बात करें तो सिंगापुर और भारत के बीच में। सूर्य किरण का बात करें तो भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों कि यूएनएससीओ का भारत अस्थायी सदस्य बनाया गया है। और इसे 2 वर्ष के लिए 8वीं बार बनाया गया है। ठीक है, यानी कि यूएनएससीओ, ठीक है, उसमें भारत को अस्थायी सदस्य बनाया गया है। कितना सालों के लिए? 2 सालों के लिए। और कितनी बार है ये दोस्तों? 8वीं बार इसको बनाया गया है। लेकिन ये भारत जो है किसके स्थान पे अस्थायी सदस्य बना है? तो भारत जो है इंडोनेशिया के स्थान पे जो है अस्थायी सदस्य को बनाया गया है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे और थोड़ा सा देख लीजिएगा कि माउंट सिनाबोंग और माउंट मरापी ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ है दोस्तों, वो कहाँ पे हुआ है? वो सुमात्रा द्वीप में ये जो है विस्फोट हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बीच में हम लोग इसको डालें, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ठीक है, आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्तों? तो ये हो जाएंगे हमारे चिकू, यानी कि विराट कोहली। तो यहाँ पे आईपीएल में किसी भी एक टीम के तरफ से 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं, जिनका नाम है विराट कोहली। आप इनको फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो 2021 में 14वां संस्करण ये जारी है दोस्तों। स्पॉन्सर्ड आईपीएल का कौन है? विवो आईपीएल स्पॉन्सर्ड है। और आईपीएल का पहला सीजन जीता था कौन? राजस्थान रॉयल्स ने। और आईपीएल का 13वां सीजन जीता था मुंबई इंडियंस ने। और 13वां सीजन का जो स्पॉन्सर्ड है वो हो जाएंगे ड्रीम्स 11। ठीक है, और आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो भी कौन है दोस्तों? चीकू भाई साहब हैं। और आईपीएल में सबसे सफल तेज गेंदबाज है वो रंग वाले बाल वाले लसित मलिंगा। ठीक है, चलिए। दशक का सबसे अच्छा पुरुष क्रिकेटर कौन है? ठीक है, तो वो हो जाएगा विराट कोहली। ठीक है ना। और दशक का सबसे अच्छा T20 क्रिकेटर कौन है? तो वो हो जाएगा राशिद खान, जो कि अफगान जलेबी से है। और दशक का सबसे अच्छा टेस्ट खिलाड़ी कौन है दोस्तों? ईस्टू स्मिथ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। और खेल भावना दिखाने के लिए दशक का अवार्ड किसको दिया गया है? MS धोनी, कूल कैप्टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के सूची में बड़े राज्यों के सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो गुजरात। तो बड़े राज्य किसको बोला जाता है? तो बड़े राज्य किसको बोला जाता है? यानी कि 10 लाख, ठीक है, 10 लाख से जनसंख्या से ज्यादा जिसका भी है वो हो जाएगा
बड़ा राज्य, और 10 लाख से छोटा, 10 लाख जनसंख्या से छोटा जिसका भी यहाँ पे है तो उसको बोला जाएगा छोटा राज्य। ठीक है, तो 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या बड़ा राज्य, और 10 लाख से छोटा जनसंख्या तो छोटा राज्य। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सूची में बड़े राज्यों की सूची में पहला स्थान कौन है दोस्तों? गुजरात है। और पहली बार ये सूचकांक जारी कब किया गया था? 2019 में ये जारी किया गया था। और 2021 में सूचकांक जो है तीसरी बार इसको जारी किया गया है, क्योंकि 2019 में पहली बार, 20 में दूसरी बार और 21 में तीसरी बार। जारी करने वाला संस्थान कौन है दोस्तों? इसका नाम है फसाई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जारीकर्ता कौन कौन है दोस्तों? मनसुख मंडाविया। आप याद रखिएगा, जारी करने वाला संस्थान यानी कि यहाँ पे आपको इस चीज को याद रखिएगा कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? ये जारी करता है फसाई। संस्था का नाम है फसाई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन जारी करता तो होगा ना, कोई आदमी तो होगा ना। तो हम लोग के स्वास्थ्य जो मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया, उन्होंने ही यहाँ पे इस चीज को जारी किया है। और बड़े राज्यों में टॉप किया है गुजरात, और छोटे राज्यों में टॉप किया है गोवा। यहाँ पे फूड सेफ्टी जो है बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और केंद्र शासित में जो है हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। और फसाई की स्थापना 2011 में 2006 एक्ट के तहत इसको किया गया था। और फसाई का चेयरमैन हो जाएंगे यहाँ पे, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे कौन हो जाएंगे फसाई का चेयरमैन। ठीक है दोस्तों। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जो है दोस्तों यहाँ पे 16 अक्टूबर को यहाँ पे मनाया जाता है। इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे और एक बात याद रखिएगा कि फूड, यहाँ पे फसाई का काम क्या है कि फूड स्टैंडर्ड को वो जांचता है कि फूड स्टैंडर्ड कैसा है। ठीक है, चलिए। हाल फिलहाल में आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि खाद्य आपातकाल कहाँ लगाया गया था? श्रीलंका में लगाया गया था, क्योंकि वहां पे खाने का भोजन नहीं था। ठीक है, क्योंकि इसके पास पैसा घट गया था, भोजन खरीदने के लिए पैसा नहीं था, जिसके कारण से ये खाद्य आपातकाल यहाँ पे लगाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए। 2020 में शांति का नोबेल किसको दिया गया? इसको वर्ल्ड फूड यानी कि WF, ठीक है, यहाँ पे WFP, ठीक है, इसको यहाँ पे दिया गया है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि WFP को यहाँ पे जो है 2020 का शांति का नोबेल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए। WFP का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? रोम में। यानी कि आप याद कर सकते हैं कि रोम में खाने वाले का, दाने दाने में खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। तो फूड से आप यहाँ पे याद रखिएगा रोम। ठीक है, चलिए। रोम जो टाइबर नदी के किनारे है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। विश्व खाद्य जो पुरस्कार है 2020 का किसको दिया गया है? धरती के लाल रतन लाल को। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जो है, आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है। FAO है ना, FAO बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 75वीं वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार ने 75 रुपया का सिक्का जारी किया है। और FAO का मुख्यालय का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? इटली में है, रोम में है। और आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, हम लोग यहाँ पे गुजरात के बारे में देखे थे दोस्तों। तो गुजरात में यहाँ पे अब देखिए कि यहाँ पे जो 4 इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे नेशनल पार्क है वो गुजरात में यहाँ पे है। आप इस तरीके से यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 75वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? इस चीज को आप लोग इसको यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? द क्राउन ने। ठीक है, ठीक है। तो एमी अवार्ड किस में दिया जाता है जो दोस्तों? एमी अवार्ड जो है यहाँ पे टेलीविजन में दिया जाता है, और एमी अवार्ड USA में इसको दिया जाता है। और बेस्ट डायरेक्टर हो जाएंगे जेसिका हॉब्स। ठीक है, चलिए। ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है? संगीत में दिया जाता है। और ग्रैमी अवार्ड जो सबसे अच्छा एल्बम जो अवार्ड है वो टेलर को यहाँ पे दिया जा चुका है। और ग्रैमी अवार्ड जो जीता है वो बीयंसे सबसे अधिक बार जीते हैं, बीयंसे 28 बार। ठीक है। और 92 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म जो है
वो हो जाएगा पैरासाइट, साउथ कोरिया का ये फिल्म है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। और 93 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म हो जाएंगे नो मैंस लैंड, ठीक है। तो पुलित्जर जो सम्मान है वो किससे संबंधित है, तो वो हो जाएगा पत्रकारिता से। लेकिन प्रित्जर जो हो जाएगा सम्मान वो किससे, आर्किटेक्चर से दोस्तों। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान हो जाएगा 135वां, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान होगा 139वां, और विश्व खुशहाली सूचकांक पाकिस्तान का स्थान हो जाएगा 105। ये थोड़ा लगता है गड़बड़। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस 2021 का थीम है दोस्तों रीस्टोर आवर अर्थ, ठीक है। और पृथ्वी दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस का थीम क्या था दोस्तों इस बार का, वैल्यूइंग वाटर। और विश्व जल दिवस भी आपका 22 मार्च को यहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाल ही में कौन अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज महिला बनी है दोस्तों, तो गीता समोता, ठीक है, समोसा नहीं दोस्तों, गीता समोता, ठीक है। तो गीता जी ने यहाँ पे अफ्रीका और रूस में 2 चोटियों को यहाँ पे फतह करने वाली सबसे तेज महिला बनी है। और ये भारत की कौन है, सीआईएसएफ अधिकारी है, ठीक है। तो गीता समोता बिकम फर्स्ट सीआईएसएफ ऑफिसर टू स्केल यूरोप हाईएस्ट पीक, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि माउंट किलिमंजारो फतह करने वाली एशिया की सबसे छोटी पर्वतारोही कौन है, तो ऋत्विका ये हो जाएंगे, ठीक है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे, तंजानिया में है दोस्तों। और काम्या कार्तिकेयन माउंट एकांकागुआ साउथ अफ्रीका में जो है, साउथ अमेरिका में, एकांकागुआ कहाँ है दोस्तों, साउथ अमेरिका में, इसको फतह किया है। नाम याद रखिएगा, एक काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन माउंट एकांकागुआ को इन्होंने फतह किया है, जो कि माउंट एकांकागुआ कहाँ है दोस्तों, साउथ अमेरिका में, ठीक है। कीमा रीता शेरपा, कीमा रीता शेरपा 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए हैं, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी, और उनके साथ में थे तेंजिंग नॉर्वे, जो कि 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे जो है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट को फतह किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, प्रति वर्ष विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 23 सितंबर को गैंडा दिवस मनाया जाता है। तो 1 डे फॉर गैंडा, यानी कि गैंडा दिवस एक दिन के लिए, यानी वर्ल्ड राइनो डे, ठीक है। 2021 का थीम क्या था दोस्तों, कीप द 5 अलाइव, कीप द 5 अलाइव, यानी पांचों को जिंदा रखिए। तो पांचों का यहाँ पे मतलब क्या है दोस्तों, ठीक है, पांचों का मतलब हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर, ठीक है, जो मनाया जा रहा है। और 5 का मतलब हो जाएगा कि भारत, मतलब पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में जो है गैंडा का यानी रैना का, ठीक है, यानी कि यहाँ पे राइनो का, ठीक है, और गैंडा का 5 क्या मिलता है, स्पेसिस मिलता है। उसमें से हम लोग का जो है भारत में भी, ठीक है, भारत में भी इंडियन राइनो जो मिलता है, जो कि एक सींग का गैंडा पाया जाता है, ठीक है। तो वही बात बोला गया दोस्तों कि 5 प्रजाति, ठीक है, कीप 5 देम अलाइव, यानी कि वहां पे क्या हो जाएगा, कीप द 5 अलाइव, कीप द 5 अलाइव, यानी पांचों को जिंदा रखिए। क्यों, पांचों का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 5 प्रजाति, जिसमें से यहाँ पे विश्व में 5 स्पेसिस पाए जाते हैं राइनो के, गैंडे के। उसमें से एक भारत में पाया जाता है इंडियन राइनो, एक सींग का गैंडा, और एक सींग का गैंडा जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में ये मिलता है, ठीक है। चलिए, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा दोस्तों आपको, असम में, ठीक है। असम के सभी राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, मानस हो जाएगा, काजीरंगा हो गया, औरंग हो गया, नामेरी हो गया, डिब्रू सैखवा हो जाएगा, रायमोना हाल फिलहाल में इसको बनाया गया है, देविंग पटकाई हो जाएगा, ठीक है। और असम का डांस देख लेंगे, बिहू होगा, बंगरुम्बा और सत्रिया, ठीक है। चलिए, आधुनिक असम का संस्थापक कौन हो जाएंगे, गोपीनाथ बारदोली। और मांजुली द्वीप आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, असम में मिलेगा, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे ये मिलेगा, ठीक है। असम के नए मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। और तेजपुर लीची का जीआई टैग असम को मिला है दोस्तों। और मुगा सेल का जीआई टैग भी असम को मिला है। और शाही लीची का जीआई टैग बिहार को मिला है। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको बोला जाता है, गंगा नदी पर ही राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख का कार्यभार कौन हासिल करने वाले हैं, कौन लेने वाले हैं? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जो है भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख का यहाँ पे कार्यभार संभालने वाले हैं, जो कि आप फिगर के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। और आर के भदौरिया 30 सितंबर को ये रिटायर्ड होने जा रहे हैं, तो आर के भदौरिया के स्थान पे कौन जगह लेंगे? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, जो कि आर के भदौरिया के स्थान पर इन्होंने जगह लेंगे। तो 30 सितंबर को आर के भदौरिया यहाँ पे क्या हो रहे हैं? रिटायर्ड हो रहे हैं, ठीक है। और अभी वर्तमान में बी आर चौधरी जो है उप प्रमुख है, ठीक है। वायुसेना का स्थापना दिवस 8 अक्टूबर। वायुसेना का पहला नाम क्या था दोस्तों? रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। और वायुसेना का ध्येय वाक्य टच द स्काई विथ ग्लोरी, ठीक है। और नौसेना जो प्रमुख है उनका नाम हो जाएगा एडमिरल करमबीर सिंह, जबकि थल सेना का जो प्रमुख हो जाएंगे मनोज मुकुंद नरानवे जी। और राफेल को भारत में 10 सितंबर 2020 को यहाँ पे शामिल किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। और राफेल को बनाने वाली कंपनी कौन है दोस्तों? डसॉल्ट, ठीक है। और राफेल को अंबाला के गोल्डन स्क्वाड्रन 17 में इसको रखा गया है। और भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत हो जाएंगे। ये सब जितना भी देखिए, जितना भी हम लोग देख रहे हैं जो दोस्तों स्टैटिक जीके का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा जा चुका है, ठीक है। वायुसेना दिवस क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 अक्टूबर हो जाएगा। और नौसेना दिवस हो जाएगा 4 दिसंबर, जबकि थल सेना दिवस हो जाएगा 15 जनवरी। तेजस क्या है दोस्तों? ये एक हल्का विमानों लड़ाकू विमान है। और तेजस को कौन बनाया? HAL कंपनी इसको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन दो समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेट से इसको सम्मानित किया गया है? तो कोलम, याद रखिएगा, कोलम जो कि तमिलनाडु में, और यहाँ पे हो जाएगा ईडन जो पुदुचेरी में। इन दोनों ही समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब भारत में कुल ब्लू फ्लैग से सम्मानित जो तट हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे? 10। पहले कितना था? 8 था, लेकिन अब कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये सर्टिफिकेट कौन देता है? FERI देता है, फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन के द्वारा जो ये सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि पहले 8 इंडियन बीच था, यानी कि समुद्री तट था। पहले 8 समुद्री तट था, लेकिन अब जो कितना हो जाएगा? 2 और जुड़ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसको देख लीजिएगा। तो पहले कौन कौन था? पहले कौन कौन था? शिव राजपुर, कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में, ठीक है। घोगला इन दीव, ठीक है। कासरगोड इन पुदुचेरी इन कर्नाटका, ठीक है। कप्पा इन केरल, यानी कासरगोड कप्पा, ठीक है। उसके बाद रुस्की कोंडा, उसके बाद आप देख सकते हैं गोल्डन बीच, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा राधानगर। तो ये सभी को पहले क्या हो गया था कि ब्लू फ्लैग सम्मान से सम्मानित किया जा चुका था। पहले था यहाँ पे 8, लेकिन अब यहाँ पे 2 और जोड़ चुका है, तो टोटल हो जाएगा 10। यानी कि जो तट बहुत ही साफ सुथरा है और अच्छा यहाँ पे मैनेजमेंट से रखा गया है, उन्हीं को ये सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। FE का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? डेनमार्क में। समुद्र विरासत संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? लोथल में, जो गुजरात हो जाएगा। और IGBC ग्रीन सिटी जो रेटिंग हासिल करने वाला पहला ग्रीन SEZ कहाँ हो जाएगा दोस्तों? कांडला हो जाएगा। और पुदुचेरी में कितने जिला हैं दोस्तों? 4 जिला हो जाएंगे। और पुदुचेरी के नए जो CM हो जाएंगे वो रंगास्वामी हो जाएंगे। और पुदुचेरी अधीन था किसका? फ्रांस का। और गोवा अधीन था पुर्तगाल का। और कांडला एयरपोर्ट का नया नाम रखा गया दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या घोषित किया गया है? आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों कि सभी को जब क्वेश्चन पूछेगा कि टोक्यो में भारत जो है कितना स्थान रैंक लाया, पैरा ओलंपिक टोक्यो में कितना स्थान लाया, इस आदर्श वाक्य क्या था, इसका सॉन्ग क्या था, सभी को बता देगा। लेकिन जब बीजिंग ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य पूछेगा ना, तो उस समय सबका यहाँ पे क्या हो जाएगा? उस समय होगा सबका टाए टाए फिश। चलिए, अब यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा दोस्तों कि बीजिंग ओलंपिक 2022 का शीतकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य हो जाएगा टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका टुगेदर फॉर ए शेयर्ड, ठीक है, शेयर्ड फ्यूचर। टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर बीजिंग ओलंपिक 2022 का ये क्या हो जाएगा? आदर्श वाक्य हो जाएगा, ठीक है। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में नया शब्द कौन सा जुड़ा? टुगेदर। चलिए नेक्स्ट।
टोक्यो ओलंपिक का क्या ऑर्डर था दोस्तों? 32वां, यानी कि 32वां नंबर का ये टोक्यो ओलंपिक था। टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य तेरा सामने। ठीक है, लिखा कौन था? मोहित चौहान जी ने लिखे थे। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान क्या था? 24वां। और टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान क्या था? 48वां। ठीक है, और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की ओर ध्वजारोहण कौन थे? ओपनिंग सेरेमनी में थे MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ठीक है, लेकिन अंतिम समारोह में कौन हो जाएंगे? बजरंग पूनिया। वहीं पे टोक्यो पैरा ओलंपिक में ध्वजारोहण थे ओपनिंग में टेकचंद, जबकि समापन समारोह में हो जाएंगे अवनी लखेरा। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या हो जाएगा? कर दे तू कमाल। लिखा कौन थे? संजय कुमार। ठीक है, नेक्स्ट, कनाडा देश के तीसरे बार जो PM कौन बनेंगे दोस्तों? वो हो जाएगा जस्टिन ट्रूडो। देख सकते हैं आप फिगर के माध्यम से। और यहाँ का जो संसदीय चुनाव होता है कितने सीटों पर होता है? 338 सीटों पर होता है दोस्तों। और यहाँ पे जो लिबरल पार्टी 156 सीट यहाँ पे जीत लिया है। और लिबरल पार्टी के हेड जो हो जाएंगे वो जस्टिन ट्रूडो जो हो जाएंगे। और जस्टिन ट्रूडो हैं लिबरल पार्टी के हेड और उन्होंने जीता 156 सीट, जिसके कारण से यहाँ पे जो है यही PM के उम्मीदवार बन बैठे हैं। तो भारतवंशी पार्टी 17 सीट है। और भारतवंशी पार्टी का मतलब ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे दोस्तों? कहाँ पे? यहाँ पे कनाडा में जो यहाँ पे भारतवंशी पार्टी है, कनाडा में जो भारतवंशी पार्टी है वो सभी का सभी भारत के यहाँ पे लोग हैं, वही 17 सीट यहाँ पे जीते हैं। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री किसके साथ है दोस्तों? कनाडा के साथ में। और भारत की सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री हो जाएगा गुजरात। ठीक है दोस्तों, और कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगा। और आसाकोवा लेक यूरेनियम भंडार है दोस्तों, आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। और वाडा का मुख्यालय भी कहाँ पे? देखिए, जितना भी इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट चीजों को मैं यहाँ पे कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो वाडा का, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे होगा? मॉन्ट्रियल, कनाडा। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि जो भी खिलाड़ी लोग यहाँ पे, मान लीजिए कि अभी ओलंपिक हुआ, ठीक है, तो ओलंपिक हुआ तो यहाँ पे कोई भी खिलाड़ी ड्रग्स लेकर के जाएगा खेलने के लिए तो अच्छा काम करेगा ना, मतलब अच्छा खेलेगा ना। ठीक है, ड्रग्स लेने से क्या होता है? उसका जो एनर्जी है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण से वो अच्छा खेल पाता है। तो उसी को जांच करता है कौन? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, और जबकि भारत में यहाँ पे, ठीक है, चलिए, मॉन्ट्रियल, और जो मॉन्ट्रियल का जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था 16 सितंबर 1987 को यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया था। और ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे रखा गया था जिसके तहत से यहाँ पे वायु प्रदूषण को यहाँ पे रोकने की बात को कहा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। विनीपेग। विनीपेग विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की क्या है दोस्तों? मंडी। और ये भी कहाँ पे मिलेगी? ये कनाडा में ही मिलेगी। आप लोग इस चीज को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। किस भारतीय ने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर वर्ग का खिताब जीता है दोस्तों? तो डी गुकेश हो जाएगा, यानी डी गुकेश जो है शतरंज ओपन 2021 का मास्टर वर्ग खिताब जीता है कहाँ पे? नॉर्वे शतरंज में। ठीक है दोस्तों, ये भारत का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है, इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और विश्व का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हो जाएगा अभिमन्यु मिश्र। ठीक है दोस्तों, चलिए, बांग्लादेश के जो PM को किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो SDG सम्मान से इनको यहाँ पे सम्मानित किया जा चुका है, इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। और ये सम्मान कौन देता है दोस्तों? UNO के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। और ये सम्मान ऐसा क्या काम की है यहाँ पे शेख हसीना जी, जिसके कारण से ये दिया गया है? तो ये सम्मान गरीबों को दूर भगाने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, गरीबों को नहीं, गरीबी दूर करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, रक्षा में बढ़ावा देने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए यहाँ पे। तो पहला क्या हो जाएगा? गरीबी दूर करने के लिए, और दूसरी हो जाएगा रक्षा में काम करने के लिए, और तीसरी हो जाएगा शांति स्थापित करने के लिए। जो शेख हसीना जी हैं, बांग्लादेश की शेख हसीना PM, उनको SDG सम्मान से यहाँ पे सम्मानित किया जा चुका है। और SDG क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और SDG में 17 लक्ष्य के आधार पे यहाँ पे काम किया जाता है दोस्तों। 2020 का शांति जो सम्मान है वो किसको दिया जा चुका है? शेख मुजीबिर रहमान, यानी कि यहाँ पे शेख हसीना जी के फादर हुआ करते थे। ठीक है, बांग्लादेश का संस्थापक और या फिर बांग्लादेश का फादर शेख मुजीबिर रहमान ही है। ठीक है,
और इसको बांग्लादेश का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ भारत के राज्यों का सीमा, ठीक है, क्या क्या होता है दोस्तों? मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ में जो आप बांग्लादेश के साथ में भारत के राज्यों का यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सीमा किसके किसके साथ में साझा करता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा ममता बनर्जी, ममता, 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 ठीक है, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ठीक है, बनर्जी। तो यहाँ पे आ जाएगा एम फॉर, यहाँ पे आ जाएगा मेघालय, ए फॉर आ जाएगा असम, फिर एम फॉर आ जाएगा मिजोरम, टी फॉर आ जाएगा त्रिपुरा, फिर से असम आ जाएगा और बनर्जी से आ जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। तो ममता बनर्जी से याद रखिएगा कि बांग्लादेश के साथ में भारत राज्यों का कितना यहाँ पे सीमा रेखा होता है, और सर्वाधिक सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ में भारत राज्य कौन हो जाएगा? वेस्ट बंगाल का ही यहाँ पे हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, वेस्ट बंगाल का देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल का देख रहे हैं, ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट वेस्ट बंगाल का देखिए, ये वाला जो है दोस्तों, ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल का जो ये पार्ट है, और यही वाला जो सबसे ज्यादा सीमा रेखा है बांग्लादेश का के साथ में जो भारत राज्य का ये सटता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ में दोस्तों? बांग्लादेश के साथ में। और भारत के साथ में न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ में है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में कितने लेखकों को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया दोस्तों? तो 8 लेखकों जो है यहाँ पे इसको चुना गया है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी जो सम्मान दिया जाता है वो कब से शुरू किया गया था? तो ये सम्मान जो है 1954 ईस्वी से इसको शुरू किया गया था, इस चीज को याद रखिएगा। और साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, 55 नंबर का ज्ञानपीठ जो सम्मान है वो अखितम अच्युतम नंबूदिरी को दिया गया था दोस्तों। और पहला ज्ञानपीठ जो सम्मान है वो जीएस कुरुप जी को दिया गया था। और अंग्रेजी भाषा में साहित्य जो सम्मान है वो अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया था, व्हेन द गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए। जबकि हिंदी का साहित्य अकादमी जो सम्मान है वो किसको दिया गया था? अनामिका जी को दिया गया था, टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 50 सालों में यानी कि 50 सालों के बाद किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है दोस्तों? तो वो हो जाएगा बियंजा ज्वालामुखी में जो है 50 सालों के बाद में यहाँ पे क्या हो चुका है? विस्फोट हो चुका है। ठीक है, तो माउंट कम्ब्रे बियजा, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और ये केनारी द्वीप में ये स्थित है। ठीक है, लॉस एंजिलियोस, ठीक है, लॉस एंजलोस, है ना, इस चीज को भी आप यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों। तो ये जो ज्वालामुखी है कौन आइलैंड में? केनारी आइलैंड में है। और ये केनारी आइलैंड कहाँ पे? लॉस एंजिलियोस। ठीक है, चलिए, ये ज्वालामुखी केनारी द्वीप में स्थित है दोस्तों। और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, ये कहाँ है दोस्तों? स्पेन में है। ठीक है, स्पेन में है, यहाँ पे लॉस लाइनोस में, ठीक है, लॉस लाइनोस में है। इस चीज को आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लॉस लाइनोस में है। ठीक है, चलिए, ज्वालामुखी केनारी द्वीप में है, स्पेन में मिलेगा आपको ये। और माउंट सिम्बुंग और मेरापी ज्वालामुखी आपको कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? इंडोनेशिया में मिलेगा। और ताल ज्वालामुखी कहाँ मिलेगा? फिलीपींस में मिलेगा आपको। और माउंट विसुवियस और एटना ज्वालामुखी जो ये इटली रोम में मिलेगा। ठीक है, भारत का ऐसा ऐसा आप ज्वालामुखी का नाम बताइए जो कि एक्टिव हो। तो बैरन द्वीप में, अंडमान और निकोबार में एक ही ऐसा ज्वालामुखी है जो कि भारत का ये क्या है? एक्टिव है, वो कभी भी फट सकता है। तो किलुआ और मोनालुआ ज्वालामुखी कहाँ में मिलेगा दोस्तों? यूएसए में मिलेगा। और भूसागर, भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है उसको किसको बोला जाता है? ट्राम्पोली को बोला जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान किसे दिया गया है? तो एसवी सरस्वती जी को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं राष्ट्रपति कोविंद जी जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 के लिए यहाँ पे ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को यहाँ पे सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए किसे चुना गया दोस्तों? तो फेरोज फेजा बीथर। तो चेंज मेकर का मतलब होता है यहाँ पे चेंज, क्या चेंज किए हैं भाई? और ये कहाँ पे रहने वाले हैं? तो फिरोज फेजा बीथर जो है बांग्लादेश की ये रहने वाली है। और ये अवार्ड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। और ये क्या ऐसा काम किए हैं जो इनको दिया गया है? तो स्वास्थ्य और कल्याणकारी कार्य में कार्य करने के लिए इनको अवार्ड से सम्मानित
किया गया है। इससे पहले अलवर राजस्थान के रहने वाली पायल जहांगीर को बाल विवाह रोकने के लिए ये अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, 2021 का रेमन मैग्सेसे सम्मान से किसको सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे फिरदौसी कादरी जी को। ठीक है, नेक्स्ट 69 मिस यूनिवर्स 2021 किसे चुना गया? तो एंड्रिया मेजा जी को। और ओलंपिक लॉरेन सम्मान किसको दिया गया है? मोहम्मद यूनिस जी को। कहाँ के रहने वाले हैं ये? बांग्लादेश के रहने वाले हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, अर्थ हीरोज जो सम्मान है वो किसको दिया गया? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को ये दिया गया। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे दोस्तों? एमपी में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो ये 59 नंबर का स्थान में है भारत, जो कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2021 में भारत का स्थान हो जाएगा 59वां। कुल देश 110 देश शामिल है दोस्तों इसमें, यानी कुल 110 देशों में ये सर्वेक्षण किया गया था, उसमें से भारत का रैंक जो है दोस्तों वो हो जाएगा 59। ठीक है, और पहला स्थान जो है देश डेनमार्क है। अब इसमें और पाकिस्तान का 97वां स्थान है। तो डिजिटल क्वालिटी इंडेक्स में अंतिम स्थान हो जाएगा इथोपिया। ठीक है, और जारीकर्ता कौन है दोस्तों? सर्व सार्क संस्थान। और ये किस आधार पे ये क्वालिटी को जारी करता है? ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो डिजिटल मतलब आप लोग जान रहे हैं, तो इंटरनेट क्वालिटी कैसा है, स्पीड क्या है, तो इसके आधार पे ये सूचकांक निकाला जाता है। उसमें से 59 रैंक है किसका? भारत का। और टोटल कुल देश यहाँ पे हैं दोस्तों 110 देशों में इसको सर्वेक्षण किया गया है। ठीक है, वहीं पे हम बात करें कि ग्लोबल पावर इंडेक्स, तो वो हो जाएगा आपका चौथा रैंक हो जाएगा, यानी कि सैन्य शक्ति। ठीक है, इंडेक्स में भारत का स्थान हो जाएगा चौथा। पहला स्थान होगा यूएसए का। ठीक है, और चौथा स्थान हो जाएगा भारत का। ठीक है, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स हो जाएगा 46वां नंबर भारत का। ठीक है, और जबकि साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में हो जाएगा तो 10वां स्थान हो जाएगा। और HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे 131वां स्थान हो जाएगा, HDI में हो जाएगा, है ना। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। और भ्रष्टाचार धरना सूचकांक हो जाएगा 86वां स्थान। ठीक है ना, और भूखमरी में सूचकांक हो जाएगा 94 नंबर में, यानी कि भूखमरी में हम लोग का 10 कितना नंबर में? 94 नंबर में ये है। हैप्पीनेट इंडेक्स 139वां स्थान है, जबकि यहाँ पे पाकिस्तान का यही कितना हो जाएगा? 105। और जबकि किसी भी देश में पत्रकारिता को कितना स्वतंत्रता दिया जाता है, उसके आधार पे हम लोग का भारत का हो जाएगा 142वां यहाँ पे स्थान हो जाएगा, किसका? भारत का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा किस दिन को मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को यहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों। चलिए 2021 का थीम क्या है? वी साइन फॉर ह्यूमन राइट। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शांति दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस में भारत का स्थान क्या है? भारत, ठीक है, भारत का स्थान क्या है दोस्तों? 135वां स्थान है। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया दोस्तों? लेह एंड लद्दाख में किया गया। कब से कब तक चलेगा? 24 से लेकर 28 सितंबर तक पहला संस्करण चलेगा। और ये फिल्म फेस्टिवल 5 दिनों तक चलेगा दोस्तों ये। और अमृत महोत्सव आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर इसको मनाया जा रहा है। लद्दाख का नया राजकीय पशु क्या हो जाएगा दोस्तों? हिम तेंदुआ। जबकि बात करें लद्दाख का राजकीय पक्षी कौन हो जाएगा? काले गर्दन वाली किरेन। ठीक है, चलिए लद्दाख का नेशनल पार्क क्या हो जाएगा दोस्तों? हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा। और राज्यपाल क्या हो जाएंगे? आर के माथुर। वहीं बात करें तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? पंकज मित्तल। यानी जम्मू कश्मीर का और यहाँ पे लद्दाख का दोनों का ही एक हाईकोर्ट लगता है, और दोनों का ही यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे पंकज मित्तल। ठीक है, चलिए पेंगोंग झील कहाँ पे दोस्तों? भारत चीन सीमा लद्दाख में ये मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए रामसर साइट क्या हो जाएगा? त्योस्कर झील 42वां, जो अभी 42वां जो हम लोग रामसर साइट दिया गया दोस्तों, ये हो जाएगा त्योस्कर झील। और ये भी आपको कहाँ मिलेगा? लद्दाख में मिलेगा। पूगा घाटी भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क विकसित करने के लिए किस राज्य द्वारा ये मंजूरी दे दी गई है दोस्तों? यूपी सरकार के द्वारा यहाँ पे ये मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2-3 चीजों पर बात करेंगे हम लोग। तो
यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक पार्क। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पार्क। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्क का मतलब क्या हो जाएगा, तो वहां पे उस जगह में यहाँ पे क्या हो जाएगी, बड़े बड़े कंपनी आएंगे और वहां पे कंपनी लोग क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान को यहाँ पे बनाने का काम किया जाएगा। उसी तरीके से दिल्ली में भी हम लोग क्या है दोस्तों, वहां पे फूड पार्क है। तो फूड पार्क इसका मतलब ये हो गया, फूड पार्क का मतलब हो गया कि उस जगह में, उस पार्क में खाने पीने का सामान वो बनाया जाएगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पार्क में क्या किया जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इसको बनाया जाएगा। उसके लिए यहाँ पे यूपी सरकार ने यहाँ पे मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए। तो छतरी योजना यूपी सरकार के द्वारा चला जाता है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ है दोस्तों, यूपी कुशीनगर में। और ई पंचायत कहाँ है दोस्तों, यूपी में हो जाएगा। लाइकेन पार्क यूके मतलब हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट फायर पार्क उड़ीसा भुवनेश्वर में हो जाएगा। और मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ है दोस्तों, केरल में हो जाएगा। और अभ्युदय योजना यूपी में हो जाएगा। हर घर लक्ष्य का योजना जो है 2024 तक इसको पूरा करने का टारगेट रखा गया है, ताकि हर घर तक पानी पहुंचाया जा सके। और पहला राज्य ऐसा है जो कि गोवा है, जहां पे हर घर तक पानी पहुंचाया जा चुका है। ठीक है, टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य कब तक है रखा गया दोस्तों, 2025 तक। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है दोस्तों, 2030 तक। और रेबीज मुक्त भारत पहला राज्य कौन है दोस्तों, गोवा, यानी कि भारत में पहला राज्य गोवा बना है जो कि रेबीज मुक्त है ये। ठीक है, चलिए। संशोधित रबड़ के पौधे कहाँ रोपित किया गया है, असम में। लेकिन इसको कहाँ पे बनाया गया था, इसको बनाया गया था केरल में, इसको बनाया गया था। खारे पानी का मगरमच्छ कहाँ पाया जाता है दोस्तों, भीतरकनिका में। और भीतरकनिका कहाँ है दोस्तों, आपका उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कौन किया था, गंग वंश ने किया था। और गंग वंश का कौन किया था, नरसिंह देव बर्मन ने इसको बनाया गया था। और कोणार्क सूर्य मंदिर को दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ठीक है, ब्लैक पेगोडा। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र को अंकित किया जा चुका है दोस्तों। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उड़ीसा में धनु यात्रा, ठीक है, नुआखाई और रज पर्व। तो धनु यात्रा में जो है बलराम और कृष्ण का यहाँ पे क्या है दोस्तों, वहां पे किस्सा को शामिल किया गया। नुआखाई मतलब होता है कि नया फसल खाया जाता है। ठीक है, उस पर्व को मनाया जाता है। तो फसल कटने के बाद जो नया खाई यानी कि नया खाया जाता है, तो उसी के तहत इसको नुआखाई पर्व मनाया जाता है। और रज पर्व ये वहां का जो मुख्य देवी है उनका मासिक चक्र है। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे रज पर्व बोलते हैं। और ये तीनों ही उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नालबाना पक्षी अभयारण्य चिल्का झील के अंदर है। ठीक है, भारत की पहली रामसर साइट यही हो जाएगा, नलबाना पक्षी अभयारण्य। नलबाना पक्षी अभयारण्य कहाँ मिलेगा दोस्तों, चिल्का झील के अंदर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटीनो गुटेरेस ने एसडीजी अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी आप लोग जानते होंगे, कैलाश सत्यार्थी को आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि बचपन बचाओ आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। और शांति का जो पुरस्कार है 2014 में आई थिंक और दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी जी को, ठीक है, एंटोनियो गुटेरस ने एसडीजी अधिवक्ता के रूप में इनको क्या किया है, नियुक्त किया गया है। अब थोड़ा सा कैलाश सत्यार्थी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बचपन बचाओ आंदोलनकारी हैं और इनको 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में यहाँ पे शांति पुरस्कार यानी नोबेल दिया गया था। ठीक है, चलिए। और शांति का नोबेल सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है कैलाश सत्यार्थी जी को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अब्दुल्ला शहीद, जो कि विदेश मंत्री है, कहाँ के, मालदीव्स के। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग है, नीदरलैंड में है। और ये 15 जज इसमें शामिल है। और 15 जज का जो कार्यकाल है वो 9 साल का ही कार्यकाल होता है। ठीक है, भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल नंबर 76। ठीक है, चलिए। अटॉर्नी जनरल संयुक्त अधिवेशन में भाग ले सकता है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। और अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति जब वो चाहे अटॉर्नी जनरल को उनके पद से हटा सकते हैं, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक उनको पद पे रख सकते हैं, फिर हटा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के वेणुगोपाल राव क्या है, अभी अटॉर्नी जनरल बने हुए हैं। और अधिवक्ता का उल्लेख
अनुच्छेद नंबर 165 का संविधान में ये मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वित्त वर्ष 2021-2022 के प्रथम 4 महीनों के दौरान भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्वलिटी प्रवाह में भारत कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा दोस्तों? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक का नवीनतम जिला आप लोग याद रखिएगा, तो विजयनगर। ठीक है दोस्तों, यानी कि बोलने का मतलब ये हो गया, याद रखिएगा 2021-22। अब इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, 2021 से लेकर 2022 का प्रथम 4 महीना, तो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल, तो अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई, तो 4 महीनों के अंदर में एफडीआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कौन सा राज्य का सबसे ज्यादा आया? तो वो आया कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा आया एफडीआई 2021 से 2022 के यहाँ पे वित्तीय वर्ष में। ठीक है, 4 महीने के अंदर। ठीक है, तो कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा हो जाएगा? विजयनगर, और विजयनगर का पौराणिक राजधानी हो जाएगा हम्पी, और विजयनगर का संस्थापक हो जाएंगे हरिहर और बुक्का। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल वहां के चार्जिंग के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे, ठीक है, यहाँ पे होगा वाहन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाहन के चार्जिंग के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के काजा में। तो हिमाचल प्रदेश के काजा में इलेक्ट्रिकल वाहन का चार्जिंग के लिए दुनिया के सबसे बड़े ऊंचे चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया जा चुका है। ठीक है, और ये कंपनी गो एगो कंपनी के द्वारा जो इसको बसाया गया है। ठीक है, और ये कार्यक्रम किसके तहत शुरू किया गया है दोस्तों? फेम योजना 2015 के तहत इसको लगाया गया है। आपको यहाँ पे याद होना चाहिए दोस्तों, आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, देखिए उससे रिलेटेड हम यहाँ पे सभी लेकर के आ चुके हैं। इससे पहले वाले सप्ताह में हम लोग पढ़े थे कि इंग्लैंड में एक यहाँ पे नियम पारित कर दिया गया है कि आप घर बनाइए, नया घर बनाइए या फिर नया ऑफिस बनाइए, वहां पे आपको इलेक्ट्रिकल वाहन का चार्जिंग पावर आपको देना पड़ेगा। जिस तरीके से आप लोग घर में मोबाइल चार्ज करने का बोर्ड रखते हैं ना, उसी तरीके से आपको हर घर में और जितने भी नए घर बनेंगे, जितने भी ऑफिस बनेंगे, वहां पे क्या देना पड़ेगा? आपको इलेक्ट्रिकल वाहन का, ठीक है, वहां पे चार्जिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश में भी किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा स्थान में चार्जिंग सिस्टम इसको लगाया गया है। शून्य योजना, इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं, तो पोल्यूशन फ्री करना और इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया गया था। भारत का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कौन हो जाएगा? केवड़िया, यहाँ पर राजस्थान में, गुजरात सॉरी। हाल ही में नई घरों और ऑफिस में इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना इंग्लैंड ने जारी कर दिया गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश का नया नाम क्या है दोस्तों? अटल सुरंग, यानी कि रोहतांग सुरंग का नया नाम हो जाएगा अटल सुरंग। उसी तरीके से सतलुज नदी जो है सिपकिला दर्रा से होकर निकलती है, और यह भी हिमाचल प्रदेश में ही है। भारत का पहला 100% एलपीजी कनेक्शन करने वाला पहला राज्य भी कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा। और पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। फास्टर सिस्टम किससे संबंधित है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय से ये संबंधित है। देखिए यहाँ पे एफ ए से हो जाएगा फास्ट, एस से हो जाएगा सिक्योर्ड, और ये टी से होगा ट्रांसमिशन, और ई से हो जाएगा इलेक्ट्रिक, और आर से होगा रिकॉर्ड। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो भी यहाँ पे डिसीजन है, वो अब क्या फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी कि अब सब कुछ रिकॉर्ड रहेगा। ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो फास्टर सिस्टम किससे संबंधित है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय से ये संबंधित है। सुपेश पोर्टल सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। और अभी अभी ये एसआई में क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? एनवी रमन्ना जी हो जाएंगे। और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीशों को नियुक्त किया है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। और गुजरात का हाईकोर्ट पहला हाईकोर्ट है जो कि यूट्यूब पर कार्रवाई को यहाँ पे दिखाया था, यानी कि यूट्यूब में पहला ऐसा हाईकोर्ट बना जो कि यूट्यूब में अपना जो भी सुनवाई है उसको यूट्यूब में दिखाया था। कौन? गुजरात हाईकोर्ट। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख भाग 5 संविधान के भाग 5 अनुच्छेद नंबर 124 से 147 के बीच में ये है। ठीक है दोस्तों, चलिए
सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को देता है और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को रिट जारी करने का ये आदेश देता है, ठीक है, अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सेना द्वारा हाइपा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 23 सितंबर को हाइपा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, अर्जुन MK1 क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा युद्धक टैंक हो जाएगा, जो कि दिन रात ये काम करेगा। कार्य करने का मतलब ये होता है कि बहुत सारा जो युद्ध टैंक है जो दोस्तों, जो कि दिन में ही यहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि रात में अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा में उन लोग देख नहीं पाता। मतलब ऐसा सिस्टम हम लोग के पास में भारत में पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। इसीलिए आप देखिएगा, जब हम लोग के साथ में पाकिस्तान के साथ में कारगिल का युद्ध हुआ था दोस्तों, तो उस समय हम लोग किसका इंतजार कर रहे थे? दिन होने का इंतजार कर रहे थे। दिन होने का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही दिन हुआ वैसे ही हम लोग का वहां पे क्या आ गया? वायुसेना का सहायता पहुंच गया और पूरा पाकिस्तान को हम लोग खदेड़ दिए। तो उस समय हम लोग का वहां पे क्या था? रात का सिस्टम ऐसा नहीं था जो कि हम लोग लड़ सके। तो वही चीज यहाँ पे दिन रात लड़ने वाला ये सिस्टम है दोस्तों, अर्जुन MK1A, ठीक है, युद्धक टैंक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ये पिनाका क्या है दोस्तों? तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है दोस्तों। और रुद्रम क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है दोस्तों। ब्रह्मोस क्या है? सुपर सोनिक मिसाइल है दोस्तों। और ये हो जाएगा इंद्रजाल, इससे पहले भी देखिए हम लोग ड्रोन डिफेंस सिस्टम हो जाएगा। और ध्रुव क्या हो जाएगा? INS ध्रुव एक क्या है? सीप है, जहाज है, जो कि उपग्रह और मिसाइल को भी ट्रैकिंग कर सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नवंबर दिसंबर 2021 में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य यहाँ पे करने वाला है? तो सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, जो है पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 का मेजबानी करने वाला है दोस्तों। और ये कहाँ पे होगा? कलिंग स्टेडियम में होगा दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए फोटो लाना भूल गया हूँ। तो कलिंग स्टेडियम में जो है हॉकी पुरुष का हॉकी जूनियर विश्व कप यहाँ पे 2021 का जो यहाँ पे मेजबानी करेगा वो होगा उड़ीसा राज्य, और स्टेडियम हो जाएगा कलिंगा स्टेडियम, ठीक है। और इसमें कुल 16 टीम भाग लेने वाले हैं दोस्तों। और टोक्यो ओलंपिक में भारत में जर्मनी को हराकर 41 वर्ष बाद कांस्य पदक जीता, इस चीज को याद रखिएगा। और किसको हराया? अभी अभी SI के एग्जाम में पूछा है ये कि जर्मनी को, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक भारत ने 40 साल बाद किस टीम को हरा करके यहाँ पे कांस्य जीता है? तो जर्मनी हो जाएगा। इससे पहले कब जीते थे हम लोग? 1980 में मॉस्को को हरा करके गोल्ड इन्होंने जीता था, ठीक है। चलिए 2020 में पहली महिला खिलाड़ी रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया, इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, CBSE NCERT पाठ्यक्रम को बदलाव करने के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्य समिति के सदस्य कौन बने? के कस्तूरी रंगन। आप लोग याद रखिएगा कि जो CBSE है, CBSE और NCERT जो पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव करने के लिए 12 सदस्य समिति टीम में कौन शामिल किए गए हैं? तो कस्तूरी रंगन जी को यहाँ पे सदस्य बनाया जा चुका है, ठीक है। और आप लोग याद रखिएगा कि नई शिक्षा नीति का जो समिति है वो ही कस्तूरी रंगन समिति का ही वो देन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नरसिम्हन समिति किससे रिलेटेड है? बैंकिंग सुधार से रिलेटेड है। माधव गाडगिल समिति पश्चिम घाट का संरक्षण करने से रिलेटेड है। शिवरामन समिति नाबार्ड स्थापना समिति से रिलेटेड है। बलवंत राय, ठीक है, यहाँ पे होगा बलवंत राय मेहता समिति, ये हो जाएगा त्रिस्तरीय पंचायत राज, ठीक है, से संबंधित है। 2 अक्टूबर, ठीक है, 1969, ठीक है, नागौर जिला, 2 अक्टूबर 1969 को नागौर जिला में यहाँ पे राजस्थान का नागौर जिला जो कि पहला यहाँ पे गांव बना था, जो कि यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, ये पंचायती राज को अपनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य के बारे में ये बताता है दोस्तों। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश का पहला स्थान है दोस्तों? तो राजस्थान, यानी राजस्थान जो है सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में पहला, देश का पहला राज्य बना है। 7738 मेगावाट कैपेसिटी का ये क्या उत्पन्न करता है? सौर ऊर्जा उत्पादित करता है। जबकि दूसरा कर्नाटक और तीसरा गुजरात है, और चौथा का बात करें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। भारत ने 2022 तक सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य 100 गीगावाट रखा है दोस्तों, जबकि पवन ऊर्जा में 60 गीगावाट रखा है तथा नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य
175 गीगावाट रखा गया है। कब तक? यहाँ पे 2022 तक। तब तक हम लोग क्या हो जाएंगे दोस्तों, या अगर इतना सा हो जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे कोयला का उपयोग नहीं करेंगे, फिर पेट्रोल डीजल का भी इस्तेमाल धीरे धीरे हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU ने किसके नाम पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा है दोस्तों? तो मैथ्यू हेडसन के नाम पर यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज को याद रखिएगा, जैसे कि धरती के अंदर में जो गर्म चीज है, गर्म है, उसको बोलते हैं हम लोग मैग्मा। और यही अगर बाहर निकल जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे लावा। और अगर इस लावा के कारण से अगर गड्ढा स्थान बन जाता है तो वो बोलेंगे हम लोग क्रेटर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ महीनों पहले आप लोग पढ़े थे कि कहाँ पे, महाराष्ट्र में यहाँ पे जो है उस क्रेटर का नाम बताइए, उस झील का नाम बताइए जहाँ पे गुलाबी रंग का पानी वहां पे दिख रहा था। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो पंडित जसराज के सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने क्षुद्र के नाम पे रखा गया है। यानी कि खगोलीय संघ ने क्षुद्र का नाम, यानी पंडित जसराज के सम्मान में इनके नाम पर क्षुद्र का नाम यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सितंबर 2021 में यहाँ पे होगा खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस राज्य में पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, सितंबर 2021 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने राज्य में पहला रेशम यार्न उत्पादन, एक ही बस नाम याद रखना आप लोगों को, रेशम यार्न उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, इसका लाभ क्या है दोस्तों? उत्पादन बढ़ेगा, महिला रोजगार बढ़ेगा और आय में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये जो कार्यक्रम है, ये आयोग है, किसके अंतर्गत आता है? तो MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है दोस्तों? सेरीकल्चर। मुगा सिल्क का GI टैग कहाँ है? असम के पास में। और भारत का पहला खादी ऐसा नेचुरल पेंट रबड़ जो है, ये पेंट जो है दोस्तों, यानी सीधा सा बात, ये पहला खादी नेचुरल पेंट जो बनाया गया था गोबर से बनाया गया था। और ये भी KVIC और कुमारप्पा इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है गोबर के द्वारा नेचुरल पेंट, पहला खादी नेचुरल पेंट ये बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट समिति पे, कुछ संस्था पे, कुछ ग्रुप पे। ठीक है, तो पहला आपके सामने है G20, है ना। और इसका कोई भी यहाँ, तो G20 का कोई भी अपना मुख्यालय नहीं है दोस्तों। 2019 में जापान में इसका बैठक हुआ था, 2020 में सऊदी अरब में बैठक हुआ था, 2021 में रोम में इसका बैठक हुआ था दोस्तों, और 2022 में ये इंडोनेशिया में इसका बैठक होगा, और 23 में हो जाएगा इंडिया में। ये इंपॉर्टेंट है, 23 में इसका क्या पे होगा? इंडिया में इसका बैठक होने वाला है। जबकि बात करें हम लोग G7 का, तो G7 का होगा 2019 में बैठक होगा फ्रांस में, 20 में होगा USA में होने वाला था, स्थगित हो गया कोरोना कारण से, 2021 में UK में होने वाला है। ठीक है, और आसियान में आप लोग देख सकते हैं, आसियान जो है और यहाँ पे हम लोग का भारत जो है आसियान कंट्री में शामिल नहीं है। यानी कि भारत का देखिएगा, भारत का राइट साइड वाला जितना भी देश है, भारत के राइट साइड वाले जितना भी यहाँ पे देश हैं दोस्तों, ठीक है, भारत के जितने भी राइट साइड वाले यहाँ पे जो राइट साइड वाले जो भारत के देश हैं, ठीक है, सभी यहाँ पे आसियान कंट्रीज में आते हैं। तो 36वां और 37वां इसका बैठक कहाँ पे हुआ था? वियतनाम में। एक साल में इसका 2 बार बैठक होता है। और 38वां और 39वां इसका बैठक हुआ था कहाँ पे? बंदरशेरी भगवान क्या नाम है दोस्तों? ठीक है, चलिए SCO का बैठक यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 2020 में रूस में इसका बैठक हुआ था, 2021 में दुशांबे में होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे क्या? ब्रिक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे 2020 में रूस में ऑनलाइन के माध्यम से इसका बैठक हुआ था, 21 में इंडिया में हो जाएगा। ठीक है ना। और कोप का माध्यम से यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग का B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका जो है 2010 में इसको शामिल किया गया दोस्तों। और सबसे नवीनतम देश आपका साउथ अफ्रीका ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत इजी है यहाँ पे। रूस 2020 में यहाँ पे क्या किया दोस्तों? यहाँ पे किया बैठक। और 2021 में इंडिया करेगा, 2022 में चाइना करेगा, 2023
23 में यहाँ पे साउथ अफ्रीका करेगा, फिर ये घूम के चला जाएगा। तो इसी टाइप से यहाँ पे इसका बैठक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए COP 25 स्पेन में होगा और COP 26 जो है 1 नवंबर से लेकर 12 नवंबर 2021 के बीच में स्कॉटलैंड में इसका बैठक होगा। ठीक है, और ये जलवायु परिवर्तन के बारे में ये क्या करता है, बात करता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेज के बारे में आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेज आप लोग के सामने में यहाँ पे है, और इंपॉर्टेंट डेज में आज का इंपॉर्टेंट डेज हम लोग 18 तारीख से देख रहे हैं ना, तो 18 सितंबर इंटरनेशनल रेड पांडा डे हो जाएगा, 21 सितंबर शांति दिवस हो जाएगा, 22 सितंबर आपका राइनो डे हो जाएगा, वर्ल्ड राइनो डे, 23 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन ऑफ लैंग्वेज, और 25 सितंबर हो जाएगा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। अगर इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है विकास ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।